बेहद इंटरेस्टिंग है बाजार में कारोबार। ऊपरी स्तरों से फिसलते हुए दिन के निचले स्तरों की तरफ इस वक्त कारोबार लाल निशान में बंद होंगे या फिर रिकवरी कर पाएंगे आखिरी 1.5 घंटे में, यह है बड़ा सवाल। लेंगे इसका जवाब फाइनल ट्रेड में। आप सबका स्वागत है, नमस्कार। मैं हूं अनिल सिंह भी। मैं हूं रजत देवगन। बाजार पे हाई लेवल से मुनाफा वसूली देखने को मिल रही है। देखिए टिक नहीं पा रहे हैं ऊपरी स्तरों पर। कोशिश बहुत की है आज ऊपर जाने की, लेकिन नहीं, सक्सेस नहीं मिल रही है और ऊपरी स्तरों पर दबाव भी देखने को मिला है। कल के आखिरी आधे घंटे की मार अभी तक बाजार भूला नहीं है, दायरे में फंस गया। हाँ, और अब तो कल जिस तरह से आखिरी आधे घंटे में रजत तेजी से 200 अंक बैंक निफ्टी लुढ़का, 75 अंक निफ्टी गया, वो कहीं न कहीं किसी एग्रेसिव सेलर की तरफ इशारा कर रही है। और वही डर आज सुबह से हावी, जहां खुले वहीं पर हमने टॉप बनाया और उसके बाद शुरुआत के 15 मिनट में जो टॉप बना वो बाजार से पार नहीं हुआ और दिन के निचले स्तरों की तरफ आया है बाजार। कल के लोज के आसपास ट्रेड करते हुए दिख रहे हैं हम इस वक्त निफ्टी और बैंक निफ्टी पे। आइए बड़ी बातें आपको इस वक्त की बता दें कि क्या कुछ एक्शन बाजार में इस वक्त चलता हुआ दिख रहा है। ऊपरी स्तरों से बिकवाली हावी होती हुई दिखी है। निफ्टी लगभग 50 अंक फिसला है तो बैंक निफ्टी करीबन 200 अंक, माफ कीजिएगा, सेंसेक्स करीब 200 अंक नीचे आया। बैंक निफ्टी ऊपरी स्तरों से करीबन 100 अंक नीचे ट्रेड करता हुआ दिखा है। ये है इस वक्त का रुझान। रिलायंस सन फार्मा आईटीसी में अच्छी तेजी के बाद ऊपरी स्तरों से मुनाफा वसूली हावी होती हुई दिख रही है। लेकिन इसके अलावा मेटल, एनबीएफसी और चुनिंदा आईटी शेयर ये थोड़े थोड़े तेज है। हल्की फुल्की खरीदारी यहाँ पर होती हुई दिख रही है। ऑयल मार्केटिंग कंपनियों के शेयरों में, सरकारी बैंकों में कल की तरह आज भी दबाव है। ये दोनों ही सेक्टर कमजोर है। फार्मा और ऑटो ये दोनों शेयर भी दबाव में है इस वक्त। तो बिकवाली तो देखने को मिल रही है, लेकिन रुपए में लगातार 7वें दिन तेजी का माहौल 70-60 के लेवल के पास यहाँ पर रुपया जो वो पहुंचता हुआ नजर आया। तो रुपए में कहीं ना कहीं स्ट्रेंथ आज भी देखने को मिल रही है। लेकिन क्या कुछ खास है इस शो में वो आपको बता देते हैं। फाइनल ट्रेड में किस मुद्दे पर चर्चा करेंगे, कल के अहम ट्रिगर्स होंगे। थोड़ी देर में ही मानसी मेरे साथ जुड़ेंगे और बताएंगे कल कौन से इवेंट्स जो हैं वो बाजार पर असर डाल सकते हैं। खबरों वाले शेयर्स होंगे, डिम्पी लेकर आएंगे और साथ ही साथ निफ्टी और निफ्टी बैंक की वीकली एक्सपायरी है कल। निफ्टी की पहली वीकली एक्सपायरी है, कहां पर हो सकती है? जी बिजनेस का ब्रोकर्स महापोल ये आपको बताएगा। और साथ ही साथ एफएनओ के जो मार्जिन नियम सख्त होने जा रहे हैं, क्या कुछ हो सकता है, क्या कुछ अनाउंसमेंट सेबी की तरफ से आ सकती है, इसका भी जायजा लेंगे। बीटीएसटीटी कॉल्स भी होंगी और साथ ही साथ अनिल जी की स्ट्रैटेजी होगी निफ्टी और निफ्टी बैंक को लेकर। आज की स्ट्रैटेजी बहुत अहम है क्योंकि कल ऑप्शंस के जरिए कमाई का मौका खुल जाता है। सिर्फ एक ही ट्रेडिंग सेशन बचा है एक्सपायरी से पहले। कल आने वाले अहम नतीजे होंगे और साथ ही साथ होगा बैंक से बेनिफिट भी। चलिए, लेकिन मुनाफा वसूली इस समय देखने को मिल रही है मार्केट में और बाजार पे थोड़ा करेक्शन है। सेक्टर में संभल नहीं पा रहे। राकेश जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, कुणाल सरोगी जी, सिम्मी भौमिक, किरण यादव और साथ से शर्मिला जोशी। बिल्कुल, तो बड़ा पैनल एक्सपर्ट हमारे साथ हैं। लेकिन उससे पहले बाजार की नज़र किन इवेंट्स पर रहने वाली है ये पहले सबसे पहले जान लेते हैं। हमारे साथ जुड़ रही है मानसी दवे बताने के लिए कौन सी हैं वो इवेंट्स आज और कल। बचे हुए समय में आज मानसी कहाँ नजर रखनी है और कल के लिए क्या कुछ एक्शन है? जी बिल्कुल, शुक्रिया अनिल जी। आज वैसे 2 इवेंट्स, एक तो संसद के बजट सत्र का आज आखिरी दिन है और नतीजों की अगर बात करें, एफएनओ कंपनियों कुछ एक कंपनियां हैं जिनके नतीजे अभी आने बाकी हैं। गोदरेज इंडस्ट्रीज, एनबीसीसी, रिलायंस कैपिटल, रेपको होम फाइनेंस, इन तमाम कंपनियों के नतीजे अभी आने बाकी है जिन पर हमारी नजर होगी। बात करते हैं कल के अहम इवेंट्स की। एक तो डब्ल्यूपीआई इन्फ्लेशन के आंकड़े कल आ जाएंगे तो इन पर नजर होगी। साथ ही नतीजे रहेंगे। एफएनओ कंपनियां हैं अशोक लेलैंड, ग्लेनमार्क फार्मा, नेस्ले इंडिया, पेज इंडस्ट्रीज, वोल्टास, जेट एयरवेज, तमाम कंपनियां अपने नतीजे पेश करने जा रही हैं। तो इन तमाम कंपनियों के नतीजों पर हमारी नजर होगी। और कल एक दिन के लिए फिर से भारत 22 ETF खुलने जा रहा है, तो फिर से निवेश करने का एक मौका है। आपको बता दें कल शाम 8 बजे तक आवेदन भरे जा सकते हैं और सरकार की करीब 3500 करोड़ रकम जुटाने की योजना है इस ETF की। तो आज और कल को लेकर ये कुछ एक इवेंट्स। तो कल भारत 22 ETF ये खुलेगा। पीएसयू स्टॉक्स फिर से कहीं ना कहीं फोकस में रहेंगे, तो इन स्टॉक्स पे आप नजर रख सकते हैं। हालांकि आज के सत्र में कोई ऐसा सेक्टर दिखाई दे रहा जहां पर कोई बहुत बड़ी तेजी के सौदे यहां पर बनते हुए नजर आए। हाँ, कुछ चुनिंदा स्टॉक्स जिसमें रियल्टी क्षेत्र शामिल है, यहां पर अच्छी खरीदारी होती हुई नजर आई। फाइनेंस स्टॉक्स पिछले 2 ट्रेडिंग सेशन से अच्छी पकड़ बनाने की कोशिश कर रहे हैं और आईटी गिरते बाजार में, कमजोर बाजार में कुछ ना कुछ खरीदारी इन स्टॉक्स पे देखने को मिल रही है। लेकिन डैमेज देखिए आप जो हुआ, आज सरकारी बैंक्स फिर से टूटे और ये मुद्दा है इस हफ्ते का। इस हफ्ते सरकारी बैंक्स में एसबीआई, बैंक ऑफ बड़ौदा जैसे स्टॉक्स में बहुत ज्यादा बिकवाली देखने को मिली है। इसके अलावा ऑटो, ऑयल एंड गैस, एनर्जी, ये कुछ ऐसे स्टॉक्स जहां पर सबसे ज्यादा बिकवाली इस हफ्ते देखने को मिल रही थी। तो ये कुछ ऐसे सेक्टर्स जहां पर अंडर परफॉर्मेंस देखने को मिल रही है। मूड थोड़ा कन्विक्शन की कमी है, ऐसा लग रहा है मार्केट। नहीं, कन्विक्शन नीचे की तरफ पूरा है, ऊपर की तरफ कमी, नीचे की तरफ तो कन्विक्शन है, ऐसा लग रहा है। लेकिन अच्छी बात यह कि जब शो शुरू किया तब से थोड़ी रिकवरी आती हुई दिख रही है और अब 27,000 के ऊपर निकलने में कामयाब हुआ है बैंक निफ्टी। एक बार फिर से देखिए चार्ट, देखिए रजत,
कल भी ऐसे हुआ था, बिल्कुल इसी हाँ, टाइम तो पे, बिल्कुल डॉट इसी टाइम पे थोड़ी बहुत खरीदारी होती हुई नजर आई थी, लेटर हाफ में डायल्यूट। पास्ट में मत जाइए और फ्यूचर की चिंता मत कीजिए, प्रेजेंट को पूरे एंजॉय हफ्ते क्या कीजिए, रेंज प्रेजेंट को एंजॉय कीजिए। 27,000 के पार निकले, इसकी स्माइल आपके चेहरे पे दिखनी चाहिए। 27,000 टिकने की कोशिश कर रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन ऐसा लग रहा है मार्केट में, लेकिन पूरे हफ्ते देखोगे ना तो 300 अंकों के आसपास ही दायरा बना है निफ्टी बैंक का, कोई बहुत बड़ी चाल नहीं। आज तो बिल्कुल ही बहुत ही छोटी रेंज में आज भी रहा है, मुश्किल से 150 पॉइंट। और बैंक निफ्टी देखिए फिर से 10,850 के ऊपर निकलने की कोशिश करता हुआ दिख रहा है। तो कोशिश हो रही है कुछ बेहतर हो पाए। डिम्पी तैयार हैं और डिम्पी को पूछ लेते हैं कि किन शेयरों पर, किन नतीजों पर, किन खबरों पर आपकी नजर होनी चाहिए। और ये सारी खबरें, नतीजे वो है जो आज बाजार खुलने के बाद आए, वही वाले बताइएगा। हाँ, वही मैं बता रहा हूँ। हाँ तो बताओ। तो उसमें पहला सबसे पहले तो बॉश है जिसके वीक नंबर है और इसका जो कामकाजी मुनाफा है वो भी बड़ा कमजोर था। मैं कामकाजी मुनाफे से शुरू कर रहा हूँ, 448 करोड़ से 423 करोड़ रहा और साथ ही इसकी अन्य आय 102 से बढ़कर 180 करोड़ है। एडजस्ट करने के बाद इसका मुनाफा 335 करोड़ आया। हालांकि हमारा जो अनुमान था 303 करोड़ था, इसलिए एडजस्टमेंट वाले हिस्से को हटा देंगे तो फिर ये कमजोर हो जाएगा, इसलिए अदर इनकम का हिस्सा आपको ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, यही इसके अंदर एक सबसे इंपॉर्टेंट क्रक्स है। दूसरी बात, इसके मार्जिन्स भी कम है। कामकाजी मार्जिन जो थे पहले 14.5% के हुए थे वो घटकर 13.5%, इसलिए इसको वीक नंबर की कैटेगरी में डाला जाएगा। भारत फोर्ज, इसके नतीजे ठीक हैं, इसके नतीजे दो पैरामीटर्स पे देखने चाहिए थे, पहला प्रॉफिट और दूसरा मार्जिन, दोनों में ग्रोथ आई है। और इसका अगर आप मुनाफा देखेंगे तो 310 करोड़ है, जो कि 256 का हमारा अनुमान था, वहां से बढ़कर आया। और इसका मार्जिन जो करीब 29.5% के आसपास था वो बढ़कर 31% हो गया। तो यही प्रॉब्लम चल रही थी कि इनके क्लास 8 ट्रक्स को लेकर कि वहाँ पे के मार्जिन तो स्लाइड नहीं हो रहे, इस बार नंबर्स में ऐसा कुछ नहीं होते हुए दिखा। अब आते हैं अरबिंदो फार्मा पे, जिसमें हमने सुबह ही सबसे पहले आपको एक्सक्लूसिव जानकारी दी थी कि इसको 483 इसके एक प्लांट को मिल रहा है, रंगारेड्डी प्लांट है, संगारेड्डी प्लांट है, प्लांट 9 है, उसको 5 आपत्तियां ये जारी की गई हैं और डाटा में दिक्कत है, इसकी बड़ी वजह बताई जा रही है। तो यूनिट 1, यूनिट 9 और यूनिट 11 तीन अलग अलग यूनिट्स हैं, जिसमें 6, 5 और 3 की अलग अलग ऑब्जर्वेशंस हैं। इस ऑब्जर्वेशन की वजह से आज अरबिंदो सुबह से ही कमजोर है और अभी भी 750 के नीचे है। एक है अदानी पोर्ट, यहाँ पे प्रमोटर ने सोमवार को करीब 3 करोड़ शेयर जो गिरवी रखे शेयर थे उसको छुड़वा लिए, इसलिए आज अदानी के ज्यादातर शेयर आपको तेज दिख रहे हैं। अदानी पोर्ट सुबह हम डिस्कस कर रहे थे कि ये आज पता नहीं ऐसा क्यों चल रहा है। स्टाइड्स फार्मा, बाजार ठीक खुलने के समय ही एक खबर आई थी कि इसके दवा को मंजूरी मिल गई है, वो असल में एक ऑयल था जिसको मंजूरी मिली है और त्वचा से जुड़ा हुआ है, जिसका यूएस में बड़ा बाजार है, 5 करोड़ डॉलर का, उसको फायदा मिला। ओएनजीसी रिलायंस के लिए एक अच्छी खबर है, सरकार हो सकता है नेचुरल गैस के दामों को बढ़ा दे इन दोनों कंपनीज के लिए, क्योंकि घरेलू नेचुरल गैस की कीमतें बढ़ाई जा सकती है। वैसे तो इंपोर्ट होकर आती है, लेकिन जो डीप अंडर द सी गैस निकाली जाती है उसके दाम 10% तक बढ़ाए जा सकते हैं। और एक ब्लॉक डील भी बता देता हूं, 10 लाख शेयरों का सौदा टाटा मोटर्स में हुआ 153 का रेट पे, और एक इंडिया बुल्स रियल एस्टेट पे 12 लाख का एक सौदा हुआ है जो कि 68 रुपए के रेट पे है। चलिए, तो ये कुछ ऐसे ट्रेड्स जहां पर इंट्राडे में ही अच्छी हरकत देखने को मिल रही है, तेजी। इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस दिन के उच्चतम स्तर पे, इंडिया बुल्स रियल एस्टेट में यहाँ पर मूव जो है पॉजिटिव साइड पे बनता हुआ नजर आया, लेकिन जो शेयर शायरी सेगमेंट था हमारा जीरो बिजनेस, बहुत तारीफ, बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया व्यूअर्स ने भी, और साथ ही साथ जो हमारे पैनल में गेस्ट होते हैं उन्होंने भी व्हाट्सएप मैसेज हमारे व्यूअर्स तो हमेशा हम जो भी इस तरह की बात करते तो उनमें भाग लेते ही हैं, गेस्ट भी कुछ कुछ है जो बहुत भाग लेते हैं। लेकिन रजत, आपने शेर शायरी पढ़ डाली आज, मतलब आपकी शायरी सुनी मैं। एक और मैंने कोशिश, मैंने बोला था मैं एक और करूंगा। एक और अब आपने मौका दिया तो एक और। वाह, तो एक बार पहले रजत अपनी शायरी पढ़े उससे पहले बता दूं कि आपके पास मौका है शेर और शायरी करने का, और वो मौका इस तरह से कि आज आप अच्छा सा कोई शेर लिखें, दर्द भी हो सकता है और उसमें प्यार भी हो सकता है किसी शेर के प्रति, किसी स्टॉक के, मार्केट के, निफ्टी के, सेंसेक्स के, अपने पोर्टफोलियो के, किसी न किसी के प्रति आपका जो भी लगाव हो या प्रेम हो या फिर दुख दर्द हो, वो लफ्ज़ों में उतारिए, लिख भेजिए हमारे ट्विटर हैंडल पर @जी बिजनेस या फिर जी बिजनेस ऑनलाइन हमारा फेसबुक पेज है, यहाँ पर आप भेजिएगा। साथ में अपनी फ़ोटो भी लगा देंगे तो और बेहतर है। नाम तो लिखना ही है आपको, ताकि कल दिन भर आप टीवी पर छाए रहेंगे। जी हाँ, और गजब का रिस्पॉन्स आ रहा है, मतलब ये तो सेल्फी से ज़्यादा रिस्पॉन्स आ रहा है, मतलब सेल्फी में जितने लोगों ने भाग लिया उससे ज़्यादा तो शेर व शायरी। मतलब हिंदुस्तान में इतनी क्रिएटिविटी है ये मैंने सोचा नहीं था, और ख़ास तौर से मेरे आसपास में इतनी क्रिएटिविटी है। तो रजत, इरशाद। हाँ, मैं ये बोल रहा था इरशाद। अरे बिना इरशाद के तो बात आगे कैसे बढ़ेगी। और वाह वाह तो बाद में अगर अच्छी लगी तो, अच्छा ठीक, नहीं तो फिर वहाँ की जगह आ भी हो सकता है। मतलब शायरी कैसी निकले दो डिपेंड करेगा। 2 लाइनें सुनाता हूँ आपको। फाइनल ट्रेड में मिला बाजार को सहारा। फाइनल ट्रेड में मिला बाजार को सहारा। वाह वाह।
नहीं, वाह दूसरी लाइन के बाद आएगा। ये तो पहली लाइन में तो एक बार वापस रिपीट किया जाता है इसे। फाइनल ट्रेड में मिला बाजार को सहारा, क्या 10,900 के पार जाने का है इशारा? वाह 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 वाह, अब वाह वाह निकला। देखो तालियां भी बज रही है। और देखिए किरण जी के चेहरे पे मुस्कान आ चुकी है। किरण जी स्टूडियो में आ चुके हैं। किरण जी स्वागत है आपका। दिल्ली स्टूडियो में हमारे साथ कुणाल जी और राकेश जी है, आपका भी स्वागत है। कोलकाता से सिमी जी हमारे साथ है। सिमी जी आपका भी स्वागत है। चलिए, तो हमारे सारे एक्सपर्ट्स तैयार हैं, हम भी तैयारी कर लेते हैं अब आगे बढ़ने की। फाइनली अहम लेवल को तोड़े बगैर फिर से ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है बाजार। 10,900 पार करने का है इशारा। कुणाल जी, जरा इस जो लाइन पर जो रजत ने पढ़ी है शेयर के माध्यम से, इस पर आपका क्या कहना है? वाह वाह या आह आह, पार होगा 10,900 या नहीं? जी देखिए, सबसे पहले तो रजत जो ये काम कर रहे हैं, मुझे लगता है कमाल कर रहे हैं। मतलब मुझे तो वाकई में लग रहा है कि ये शायर होते जा रहे हैं। और वैलेंटाइन डे अब करीब आ रहा है, तो ये पूरे अपनी जो स्किल्स हैं उसको इम्प्रूव कर रहे हैं, जिनके तो बहुत काम आएगी। देखिए, सबसे पहले मुझे लगता है अनिल जी, मैं तो वाह वाह की साइड पर हूँ। मुझे लगता है कि बहुत बड़ी तेजी निफ्टी में आने वाली है। और मंदी मंदी करके जो मंदी का भय है, देखिए जैसे कहते हैं शेर आया शेर आया शेर आया, खैर रजत का शेर आ गया, लेकिन शेर ये वाला आएगा नहीं। और मुझे लगता है कि बाजार में बड़ी तेजी बनने की संभावना दिख रही है। तो ये जो गिरावट है, आप देखिए जब भी निफ्टी में फॉल आता है अनिल जी, निचले स्तरों पर बहुत अच्छा सपोर्ट है। 850 का स्तर जो आपने 3 दिन पहले आपके मुंह से जो ये लेवल निकला है, मुझे लगता है निफ्टी के लिए मेक और ब्रेक लेवल है। और आज भी आप देखिए 850 के ऊपर अब ट्रेड करने लगा है, निचले स्तरों से रिकवरी आई है। तो मेरी राय में 10,900 डेफिनेटली देखने को मिलेगा। लेकिन हम 10,900 के लिए ट्रेड नहीं कर रहे हैं, 11,200 ये है लक्ष्य। 10,900 नहीं, 11,200 रहे। अब खुश हैं? 11,200, मैं 10,900 की एक्सपेक्टेशन कर रहा था। तो इसलिए बोला पोल किया मैंने, उम्मीद से कहीं ज्यादा। महापोल जी बिजनेस ने जो किया है उसकी भी रेंज में बताऊंगा थोड़ी देर में। चलिए बिल्कुल। लेकिन किरण जी, आप करते हैं शेर व शायरी? नहीं, बिल्कुल। तो फिर आपके लिए एक टिप है हमारे पास, हमेशा आप टिप देते हो, आज हम आपको टिप दे देते हैं। फिर बिल्कुल। क्यों रजत दे दें? मैं इनके व्हाट्सएप मैसेजेस पढ़ रहा था, तो बहुत वाह वाह करिए, वाह वाह हर शेयर पे एक वाह वाह। मैं सिर्फ वाह वाह ही करता हूँ। अच्छे श्रोता है। नहीं, देश में अच्छे श्रोताओं की भी बहुत जरूरत है भाई। ऐसी क्या, देखो एक शेर आपने सुना होगा, मंजिलें उन्हीं को मिलती जिनके हौसलों में, जिनके सपनों में जान होती है। मंजिलें उन्हीं को मिलती जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। अब ये शेर तो आपने सुना होगा, करेक्ट? हाँ। अब बना लीजिए ना, मतलब थोड़ा सा आपको एडजस्टमेंट करना है लाइफ में, ठीक है? प्रॉफिट उन्हीं को मिलता है जिनकी स्ट्रेटेजी में जान होती है। प्रॉफिट उन्हीं को मिलता है जिनकी स्ट्रेटेजी में जान होती है। शॉर्ट टर्म में कुछ नहीं होता, लॉन्ग टर्म से ही शेयरों में उड़ान होती है, राइट? तो इस तरह की आप जरा कोशिश कीजिए, बना देखिए। बिल्कुल, अभी आपके पास मौका है, कल भी सुना सकते हैं आराम से। तो बिल्कुल ये आपके लिए मौका है। इस तरह की हमारे दर्शकों के लिए भी, ये आप ओरिजिनल बनाए तो बहुत ही बेहतर, ओरिजिनल ना बनाए तो थोड़ी डुप्लीकेट भी चलेगी भाई। नकल नहीं कर रहे हैं, इंस्पायर हो रहे हैं आप। इंस्पायर होने में हर्ज नहीं है ना? तो बिल्कुल इस तरह की कुछ जो आपकी शेर व शायरी है वो बस लिख भेजिए, कल पूरे दिन भर आपको जी बिजनेस पर देखना है। आइए स्टॉक्स पर करें फोकस। और जो स्टॉक्स आज दमदार प्रदर्शन कर रहे हैं उसमें एक है, वो है इंडियन बैंक। आज पता नहीं ये क्यों भागा है, समझ में नहीं आया। 8% ऊपर है इंडियन बैंक का स्टॉक। जरा सिमी जी देखिए इसके चार्ट्स पर बताइए। 215 पर है फ्यूचर, 218 पर है कैश में। कैश में है ऊपर, फ्यूचर में है नीचे। क्या करना है इसमें? अनिल जी, मुझे लगता है कि अगर किसी ने कल को या आज सुबह कोई किसी ने खरीदा है तो थोड़ा बहुत और इंतज़ार करना ही बेहतर है, क्योंकि चार्ट में थोड़ा बहुत जान आ रहा है जो लग रहा है कि स्टॉक को थोड़ा बहुत और ऊपर ले जा सकता है। 220 का नेक्स्ट रेजिस्टेंस होगा, वो हल्का सा होगा। अगर 220 का रेंज लेवल क्रॉस करके ये स्टॉक सस्टेन करने लगता है तो नेक्स्ट टारगेट 230 के ओर ये स्टॉक जा सकता है। तो मेरे ख्याल से जिन्होंने लेके रखा है उनको होल्ड करना ही बेहतर है। एक स्टॉक है भारत फोर्ज, जिसके नतीजा है मुनाफा 256 करोड़ में एक्सपेक्ट कर रहे थे, 310 करोड़ आया है। अन्य आय बढ़कर आई है 48 करोड़, फॉरेक्स गेन हुआ है 39 करोड़ के आसपास का। तो मिले जुले नतीजे कहूंगा मैं भारत फोर्ज ने पेश किया और 1% के आसपास की गिरावट है, 478। किरण जी, क्या किया जाए इस लेवल पे? भारत फौज में मेरा मानना है कि इधर कुछ नहीं करना चाहिए, बल्कि थोड़ा सा नेगेटिव डाइवर्जेंस देखने को मिल रहा है। रिजल्ट के बाद अच्छी खासी बिकवाली अच्छे वॉल्यूम्स के साथ हुई है, पर एक ही चीज़ है कि एक बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट के नज़दीक है। 470 बहुत ही इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। तो 8 रुपये के लिए कोई ट्रेड लेना मुनासिब नहीं होगा मेरा मानना है, क्योंकि वॉलेटिलिटी बहुत है।
इस स्टॉक में, और ये 5-6 रुपए की ही वोलेटिलिटी देखने को मिल रही है, तो ये अवॉइड लिस्ट में रहेगा। पर अगर 470 टूटता है तो बिल्कुल शॉर्ट कैंडिडेट रहेगा। अगर इसमें तेजी करनी है तो 496 के लेवल के ऊपर की क्लोजिंग बहुत ज़रूरी है स्टॉक के लिए। अदानी पोर्ट और साथ साथ अदानी पावर दोनों ही स्टॉक्स दिखाएं, क्योंकि ये ग्रुप जो है आज बहुत एक्टिव है। राकेश जी, आपके पास मैं आ रहा हूं। अदानी पोर्ट ये निफ्टी का टॉप गेनर है, अभी 18 पॉइंट्स के गेन है 345 के लेवल पे, और साथ साथ अदानी पावर में आज एक्शन बहुत स्ट्रांग देखने को मिला। खबर तो ये है कि अदानी पोर्ट में प्रमोटर ने सोमवार को लगभग 3.3 करोड़ गिरवी शेयर छुड़वाए हैं। एक्शन स्ट्रांग हो गया है, 9% की तेजी अदानी पावर में। क्या करना चाहिए अभी? देखिए, ना सिर्फ रजत प्राइस एक्शन है, वॉल्यूम एक्शन भी काफ़ी स्ट्रांग है। और पिछले 6 महीने का अगर आप देखें तो हाईएस्ट वॉल्यूम आज देखने को मिल रहा है। रजत किसी ने ले रखा है तो होल्ड करे, 340 के स्टॉप लॉस के साथ नई खरीदारी के लिए रुकना चाहिए। ऊपर में 354, 355 एक स्ट्रांग हर्डल है, इनके ऊपर निकलेगा तभी एक बड़ी तेजी की शुरुआत होगी। अच्छा, अदानी ट्रांसमिशन भी एक बार पूछना होगा मेरे को, क्योंकि तिमाही दर तिमाही आधार पर नतीजों को हम ट्रैक कर रहे हैं। इसमें 95 करोड़ जो मुनाफा था वो बढ़कर 189 करोड़ पहुंचता हुआ नजर आया। एक बार डिप आई थी, अगर आप सालाना बेसिस पे देखोगे नतीजों को तो बहुत कमजोर दिखाई देंगे, लेकिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे नतीजे ठीक नजर आ रहे हैं। 1.5% की तेजी है इस स्टॉक में, और कामकाजी मुनाफा भी 610 करोड़ से बढ़कर 1025 करोड़ हुआ है। कुणाल जी, कैसा लग रहा है अदानी ट्रांसमिशन? देखिए, जिस तरह का चार्ट स्ट्रक्चर है, रजत काफ़ी वक्त से काउंटर कंसोलिडेट कर रहा है। अभी भी आपने देखा कि रिजल्ट आने के बाद बहुत नीचे का 202 रुपए का लो एनएससी पे लगाने के बाद 216 पर ट्रेड कर रहा है। मुझे लगता है कि जब तक ये देखिए 218-19 के लेवल्स को पार ना कर ले, नई खरीदारी नहीं करनी चाहिए। तो 218 के ऊपर ही नया बाय करना चाहिए, और जिनके पास लॉन्ग पोजीशन ऑलरेडी है उनको 211 का स्टॉप लॉस क्लोजिंग बेसिस पर जरूर रखना चाहिए। तो 211 और 218 ये वो दो लेवल्स हैं जिनको वॉच करना है। बहुत समय से सीमित दायरे में है, तो ब्रेकआउट आने पर ही नई खरीद करने की राय रहेगी। अच्छा, वैल्यू थोड़ी बड़ी है स्टॉक की बॉश, लेकिन हम नतीजे बहुत क्लोजली ट्रैक कर रहे थे। 335 करोड़ का मुनाफा तो आ गया, लेकिन इनके अन्य आय जो वो 102 करोड़ से बढ़कर लगभग 180 करोड़ पहुंचती हुई नजर आई। और रिजल्ट ये कि आज स्टॉक दबाव में है। इनका कामकाजी मुनाफा भी उतना एग्रेसिव तरीके से नहीं बढ़ पाया जितना हम एक्सपेक्ट कर रहे थे। बॉश, किरण जी एक बार देख के बताएं ये स्टॉक कैसा लग रहा है अभी इन लेवल्स पे? बॉश में भी ऐसा ही कुछ रुझान है। जिस तरीके से हमने अभी भारत फौज की बात की, ये भी एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट है। 17,600, 17,800 ये सपोर्ट जोन है, और ये जब तक निकलता नहीं तब तक शॉर्ट पोजीशंस नहीं लेने चाहिए। इसने बहुत अच्छी मूव ऑन द डाउन साइड पहले ही कर दी है, तो मेरा मानना है कि ये अवॉइड लिस्ट में ही रहेगा। बिल्कुल, तो अवॉइड करें, ये ज़्यादा बेहतर होगा। लेकिन नतीजे आने वाले रेपको होम फाइनेंस के भी और साथ ही एनबीसीसी के भी। रेपको होम फाइनेंस के नतीजे बताने के लिए कुशल हमारे साथ हैं, और डिम्पी हमें एनबीसीसी के नतीजे बताएंगे। कुशल, पहले आप बताइए रेपको होम फाइनेंस कैसे रहेंगे रिजल्ट? ढीले? बिल्कुल ढीले रहने का अनुमान है। तिमाही दर तिमाही आधार पर देखें तो मुनाफा जो है वो 67 करोड़ से घटकर 60 करोड़ होने का अनुमान है, क्योंकि प्रोविजनिंग का इम्पैक्ट है। करीब 12 करोड़ की प्रोविजनिंग घटी है, जिसकी वजह से आपको मुनाफा जो है सालाना दौर पर 25% बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। पर क्वार्टर ऑन क्वार्टर अगर आप देखेंगे तो उसमें जो मुनाफा है वो घटता हुआ नजर आएगा। वहीं अगर आप एनआई की बात करें तो वो फ्लैट रहने का अनुमान है। 115 करोड़ से 117 करोड़ मार्जिनल इंप्रूवमेंट देखने को मिल सकती है। और प्रोविजनिंग जो है जो पिछले साल के हिसाब से 12 करोड़ घटने का अनुमान था, वो तिमाही दर तिमाही आधार पर 10 करोड़ बढ़ने का अनुमान है। और एसेट क्वालिटी की अगर बात करें तो वो इम्प्रूव होने की बात है, ये रिपोर्ट सारी बता रही है। और साथ साथ जो मार्जिन है, नेट इंटरेस्ट मार्जिन, वो फ्लैट रहने का अनुमान है 4.4% पर। तो नतीजे कोई बहुत अच्छे तो नहीं दिखाई दे रहे रेपको होम फाइनेंस के। सिमी जी, कैसा लग रहा है ये स्टॉक नतीजों से पहले आपको? रेपको होम फाइनेंस 366 के लेवल पे। देखिए, रजत चार्ट काफ़ी वीक है, और मुझे लगता है कि ये स्टॉक वापस से लोअर लेवल्स देखने को मिल सकता है। इसमें 357 का लो था, कल भी उसी लेवल के आसपास इसने लो बनाया था 355। तो 355, 357 ये अभी के लिए तो इसका सपोर्ट एरिया हो गया। अब वो सपोर्ट अगर टूट जाएगा तो ही फ्रेश वीकनेस देखने को मिलेगा, और सपोर्ट अगर टूट जाएगा तो जो सेल ऑफ आ सकता है वो काफ़ी बड़ा हो सकता है। तो अगर किसी ने रिजल्ट्स के लिए खरीदा हुआ है, मेरे ख्याल से उनको एक 355 या 57 के नीचे स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस फॉलो करना है, क्योंकि रिजल्ट्स अगर बहुत अच्छा आता है तो एक उछाल देखने को मिल सकता है और ये स्टॉक और ऊपर जा सकता है। पर अगर ख़राब होता है तो 355 के नीचे मेजर फॉल इसमें आ सकता है, इसलिए बी केयरफुल।
चलिए, लेकिन रेस्ट ऑफ द जो एनबीएफसी स्पेस है आज, डीएचएफएल, इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस, वहाँ पर अच्छी खरीदारी देखने को मिल रही है। अच्छा, एक और कंपनी हम बहुत क्लोजली ट्रैक कर रहे हैं, वो है एनबीसीसी। इसके नतीजे कैसे रह सकते हैं बताने के लिए डिम्पी मेरे सहयोगी इसमें मौजूद है। डिम्पी, बताएं, एनबीसीसी कुछ सपोर्ट मिलेगा मुनाफे के फ्रंट पे या फिर यहाँ पर भी कमज़ोर रह सकते हैं नतीजे? नहीं, नतीजे कमज़ोर नहीं रहेंगे, नतीजे तो ठीक रहने की उम्मीद है। इसकी आय जो है वो करीब 23% बढ़कर आएगी, जो कि 1870 करोड़ का इस बार आंकड़ा रहेगा, ये 15 करोड़ से बढ़कर होगी। कामकाजी मुनाफा वहाँ पे भी करीब 26% का इजाफा आपको दिखेगा और ये भी करीब 100 करोड़ रुपए के आसपास होगा। मार्जिन्स यहाँ पे 5% के ऊपर पे कंपनी मार्जिन्स पे काम करेगी, पहले 4.25 के मार्जिन्स हुआ करते थे, और मुनाफा भी करीब 24% बढ़ने की उम्मीद है। तो हर फ्रंट पे ग्रोथ ही दिखेगी। हाँ, कोई बहुत एक्स्ट्रॉर्डनरी ग्रोथ है ऐसा तो कम से कम नहीं है। हाँ, फिर भी ग्रोथ का आंकड़ा ठीक ठीक है, जो बाजार जितना अनुमान कर रहा है ठीक वैसे ही शायद आंकड़े भी आ जाएंगे। 2-3 चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है। पहला, कंपनी का जो पीएमएस से कारोबार है उसमें करीब 16.5% की ग्रोथ की इस बार उम्मीद है। मार्जिन्स में जो हल्का सा सुधार आपको दिख रहा है 0.11% का, वो इस वजह से क्योंकि थोड़ी सी लागत कम हुई है। एक और चीज है वो है टैक्स एडजस्टमेंट। टैक्स एडजस्टमेंट भी एक बड़ी वजह है जिसकी वजह से आपका मार्जिन्स में आपको स्लाइटली थोड़ा इंप्रूवमेंट आते हुए दिखेगा। 2-3 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला, इनका ऑर्डर बुक का साइज कैसा रहता है और ग्रोथ क्या रहती है। इस बार भी इनकी ऑर्डर बुक की ग्रोथ करीब 25% रहने का अनुमान है, जो इस बार क्वार्टरली नंबर्स में बताएंगे। अगर यही ग्रोथ इनकी आगे भी रहती है तो इसको अच्छा समझा जाएगा। 3 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला, नरोजी नगर में जो इनका कामकाज चल रहा है वहां पे कोर्ट का फैसला अभी भी आना बाकी है, इसको लेकर क्या स्टेटस है, कंपनी ये क्लियर करेगी इस बार के नंबर्स में। आमरपारी वाले प्रोजेक्ट्स को लेकर क्या स्टेटस है, इसको क्लियर करेगी कंपनी अपने प्रोजेक्ट में। साथ ही वसंत विहार और सीपी में जो एयर इंडिया की लैंड बेचने के लिए इनको रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है, रीडेवलपमेंट करने की, माफ कीजिए, उसको लेकर भी क्या स्टेटस है, ये तीनों स्टेटस क्लियर इस बार नंबर्स के साथ वो करेगी। नंबर्स ठीक है और इन तीनों स्टेटस का अगर क्लैरिफिकेशन पॉजिटिव रहता है तो फिर इसको अच्छा ही समझा जाएगा। ओके डिम्पी, जिस धारा प्रवाह तरीके से ये सारी कॉलोनी के नाम बता रहे थे, कॉलोनी है ना डिम्पी, एक ही सारी जो नाम बताए, क्या बोलते हैं इसको? वो कॉलोनी है जी, कॉलोनी कॉलोनी पंजाबी हैं? क्या पंजाबी का पंजाबी बोल रहे कॉलोनी। कॉलोनी, वही तुम्हें सीखने की कोशिश कर रहा हूँ। हाँ जी, सारी कॉलोनी आपको पता है दिल्ली की है सर? हाँ सर, जिन जिन के नाम पता है वो बताई दिया आपको। हाँ बिल्कुल। और डिम्पी अपनी कॉलोनियों की याद ताज़ा करने के लिए अगले हफ्ते छुट्टी पे भी जा रहे हैं। अच्छा, दिल्ली जा रहे हो? हाँ, एनबीसीसी को क्लोजली मॉनिटर करके आएंगे वहाँ पर यहाँ पर सीरियसली ये जो एग्जीक्यूशन फ्रंट पे एनबीसीसी जो है ना, उस नतीजों का सारा जो इम्पैक्ट डलेगा कि इसलिए तो मैं बोला ना, डिम्पी से एनबीसीसी के लिए गलत बोला ही नहीं जाएगा, इसलिए डिम्पी ने बोला रिजल्ट भी अच्छे आएंगे। चलिए फिर ठीक है, भाव से तो अच्छे ही आएंगे, इससे ख़राब क्या होने वाला है। आइए एनबीसीसी पर 2 और पीड़ित हैं हमारे साथ दिल्ली के ही, राकेश जी और कुणाल जी, जो जब भी आप एयरपोर्ट से ऑफिस जाओ और रास्ते में पूरे हर जगह एनबीसीसी के बोर्ड तो दिखते हैं लेकिन भाव नहीं चलता है। कुणाल जी, अब क्या होगा इसका? देखिए, अभी डिम्पी जी बता रहे थे कि इसमें रिजल्ट अच्छे आएंगे, लेकिन देखिए चार्ट तो कमज़ोर लग रहा है और इसमें एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न बना है, और जो एक आशु जी का लॉजिक है कि पूरे देश ने एनबीसीसी बाय कर रखा है, तो वो मुझे लगता है कि बिल्कुल यहाँ लागू करता है। एक बार के लिए 48-45 के भाव यहाँ पर आने चाहिए। तो मुझे लगता है कि मान लीजिए कोई उछाल बनता है 55 तक का, तो उसमें मेरी राय में तो बेचा जाना चाहिए, और नीचे 48 और फिर बाद में 45 के लेवल्स इस काउंटर में देखने को मिल सकते हैं। चलिए, तो और उछाल में बिकवाली ही करनी है, खरीदना नहीं है, ये बात साफ है। आइए एक और स्टॉक जो बड़ा एक्शन में, वो है सीजी पावर। 23% लुढ़क चुका है। बंसल जी, ईमानदारी से बताना, सुबह आपको लगा था कि 23% लुढ़क जाएगा? हालांकि आपने जो खबर निकाली और जो विश्लेषण किया करवाया मुझसे पकड़ के, वो तो मतलब कमाल ही था एकदम कि क्यों ये स्टॉक नहीं गिरना चाहिए जो आप पढ़ाई करके आए, लेकिन 23% इतना नीचे। देखिए अनिल जी, अगर आप ध्यान दें, जब मैंने इस पे सेल कॉल दी थी तो मैंने यही बोला था कि ये 30 के नीचे फिसलेगा और 26-27 के लक्ष्य हैं, और वो अनिल जी लेवल्स आ गए हैं। मुझे तो अनिल जी ऐसे ही लग रहा था कि ये यहाँ 25-26 रुपए तक गिरेगा, और वैसा ही हुआ है, ऐसा नहीं है कि प्रेडिक्शन नहीं था, बट इस बार ये हुआ है कि ठीक निकले। तो आप हर बार ही निकलते हैं। रिलायंस कैपिटल कौन बोलता था कि इसका हाल डीएचएफएल से ख़राब हो जाएगा? आप देखो उसका भाव हो ही गया है एक्चुअली। और हाँ, आपके वो ब्रिटानिया और मेरिको, इन दोनों का क्या हाल है जो आपने शॉर्ट कॉल दिया था आईटीसी की मजबूती के बावजूद? अनिल जी, मैरिको में 348 का टारगेट दिया था, कल इसमें सेल बोला था, वो टारगेट्स अचीव हो गए। और ब्रिटानिया में कल सुबह कॉल दिया था और दोपहर को भी बोला था कि इसको बेचना चाहिए। 2960 के टारगेट्स थे फ्यूचर में, और वो टारगेट्स अचीव हो चुके हैं और अभी उन स्तरों से नीचे ही चल रहा है ये। क्या बात है, दोनों में अचीव, गजब। टारगेट हिट,
दोनों। ओके, इधर टारगेट हिट, इधर भी लगाओ टारगेट हिट, और बंसल जी सुपर हिट है ना, वही कह सकते हैं। ब्रिटानिया जैसे स्टॉक्स में बिकवा लिया। ब्रिटानिया में बिकवाली करके मतलब सही पड़ रहे हैं, गजब की कर रहे हैं, मतलब वो भी तब जबकि आईटीसी मजबूत है। बंसल जी ऐसा क्या दिखा आपको ब्रिटानिया के चार्ट में? देखिए अनिल जी, इसमें तो जो आपका विश्लेषण था जब नतीजे आने के बाद आपने इस स्टॉक पे सेल कॉल दी थी, तो वो कमेंट्री अनिल जी, जैसे कई बार आप बोलते हैं ना, आपने कॉल दिया, स्टॉप लॉस ट्रिगर हो गया ऊपर नीचे, बट क्या होता है कि बिटवीन द लाइंस पढ़ना चाहिए व्यूअर्स को। और ब्रिटानिया में जो आपने कमेंट्री दी थी अनिल जी, वो बड़ी जानदार और शानदार थी, उसी को मैंने पढ़ के समझा था, और जब लेवल टूटा, बड़े चार्ट पर एक बड़ा लेवल टूटा, तब मैंने यहाँ पे बिकवाली की राय दी। चलिए बढ़िया, तो लेवल टूटने का इंतजार किया और लेवल टूटने के बाद बिकवाली की राय भी दी। लेकिन सीजी पावर, बंसल जी ने तो पहले ही चार्ट्स पे अनुमान लगा दिया था, लेकिन नतीजों के बाद कुछ इसका और विश्लेषण किया गया है, क्यों इतनी बड़ी गिरावट है। कुशल बताने के लिए हमारे साथ है। कुशल बताइए क्या क्या निकला है? जी हाँ, तो रिजल्ट्स इन लोग के जो आए थे उसके बाद हमने उनकी फाइन प्रिंट देखी रिजल्ट्स की, और उसमें हमने 4 बड़ी वजह पाई जिसकी वजह से सीजी पावर आज इतना टूटा है। सबसे पहली जो वजह है वो है कि कंपनी ने एक अपनी जो सब्सिडियरी है उसको करीब 878 करोड़ का लोन दिया हुआ है, और उसी सब्सिडियरी ने अपनी और एक अफिलिएट है स्टेट डाउन सब्सिडियरी, जिसको ये लोन पास ऑन किया है। तो अब ये डिपेंड करता है कि उनकी तरफ से जो लोन अगर रिकवर होता है तब कंपनी का जो लोन है वो चुकेगा, अदरवाइज कंपनी का लोन चुकने में अनिश्चितता अभी नज़र आ रही है, जिसकी वजह से सेंटिमेंट शायद ख़राब हुआ है। दूसरी जो बड़ी वजह है वो ये है कि जो ये लोन है इसका जो सेटलमेंट करना है, वो सेटलमेंट कंपनी ने कल बोर्ड बैठक में ये चीज़ डिसाइड की है कि रॉयल्टी जो है उनकी जो अवंता ग्रुप को जाती है वो 0.5% कट की जाएगी, और उसका भुगतान इसके अगेंस्ट किया जाएगा जो लोन इन लोग का है। और ओवरऑल अगर हम तीसरी बड़ी बात की बात करें तो उसमें जो हंगरी की इनकी सब्सिडियरी है उसको बेचने के लिए जो बायर्स हैं वो मिलने में देरी हो रही है। पिछले 2 क्वार्टर से ये आशंका लगाई जा रही थी कि अब बिकेगा, बट अभी तक वो बिकने में सफल नहीं हो पाया है, जिसकी वजह से सेंटिमेंट और ज़्यादा ख़राब हो रखे हैं। और चौथी जो बड़ी जो वजह है वो है कि कंपनी के जो नतीजे आए हैं वो अनुमान से कम आए हैं। इनफैक्ट मुनाफे से घाटे में आई कंपनी। पिछले साल इसी तिमाही में 80 करोड़ का मुनाफा दर्ज किया था, और इस बारी 69 करोड़ का घाटा कंपनी ने दर्ज किया है। तो ये 4 बड़ी वजह है जिसकी वजह से सीजी पावर में हमें इतना भारी गिरावट देखने को मिल रहा है। शर्मिला जी हमारे साथ हैं इस वक्त, हम उनसे भी पूछते हैं। सीजी पावर 23%, एक के बाद एक चिंताएं आ रही हैं। अब वो एक तरफ 25 रुपये देखे तो ऐसा लगता है अब इससे क्या जाएगा, और दूसरा ये सब देखे तो ऐसा लगता है कि नहीं ये तो कुछ भी हो सकता है, क्या करना है? बिल्कुल, आई थिंक डेफिनेटली स्टे अवे, क्योंकि इट्स नॉट जस्ट कि इतना बड़ा लोन है, लेकिन ये जिस तरह से पूरा इस चीज़ को स्ट्रक्चर किया गया है और जिस तरह से कंपनी ने भी कहा है, आई मीन यू नो द वर्डिंग अगर आप पढ़ेंगे ना तो बड़ा स्ट्रेंज है कि हमने लोन दिया है लेकिन उसको मिलने की देयर इज सम प्रोबेबिलिटी, ऐसा वैसा तोड़ यू नो गोल ऐसे बात करके सब आएगा नहीं मतलब। हाँ, इन शॉर्ट आएगा नहीं। सो इट्स नॉट अ वेरी ग्रेट प्लेस टू बी इन, और मुझे नहीं लगता कि इस तरह के कौन सी कहावत है किरण जी, किसी का दिया है जो आपका लेके भाग जाएंगे, ऐसा कुछ है? नहीं, मुझे नहीं मालूम। ऐसी कहावत शेर व शायरी और लोन लेने वालों में चलती, जिसका लिया उसका दिया नहीं, आपका कौन सा लेके भाग जाएंगे। अच्छा। वैसा हाल है। तो अब कहाँ से लोन आएगा? आजकल तो जिसको दे दिया वापस आता नहीं। मुश्किल यही है। ओके, तो ये है बड़ी दिक्कत इस वक्त सीजी पावर के साथ में। और अरे 2:30 बजने वाले हैं। एक BTSTT आ रहा है किरण। अरे बिल्कुल, किरण जी के लिए बिगुल। अच्छा, चार्ट कॉर्नर भी आ रहा है। एक मिनट पहले BTSTT का बिगुल और उसके बाद चार्ट कॉर्नर। किरण जी पहले बिगुल बजा दें। बताएं सर। अनिल जी, बाय कॉल है, हेक्सावेयर बाय करके चलना चाहिए। पिछले 8 दिनों के कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट देखने को मिला है, बहुत स्ट्रांग वॉल्यूम्स के साथ देखने को मिल रहा है। ओपन इंटरेस्ट एडिशंस काफ़ी बढ़ते नज़र आ रहे हैं। अगर ओपन इंटरेस्ट की बात करें तो मेरा मानना है कि हेक्सावेयर में करीबन 5-6% के ओपन इंटरेस्ट एडिशंस है। उसके साथ और एक चीज़ जो इम्पोर्टेंट है वो है आईटी इंडेक्स। आईटी इंडेक्स आज के हाई पे है, तो ये कुल मिला के देखा जाए तो काफ़ी अच्छा चार्ट स्ट्रक्चर बनता है। तीसरी बात जो इम्पोर्टेंट है वो है डेरिवेटिव डेटा, जहाँ पे हम कॉल पुट के ऑप्शन की बात करते हैं। तो अगर कॉल चेन डेटा देखते हैं तो मेरा मानना है कि आप
आपको 360 के कॉल्स में और 370 के कॉल्स में हमें शिफ्ट होते नजर आ रहे हैं और ऊपर के कॉल्स में चल रहे हैं 380 और 390। तो मेरा मानना है कि पोजिशनल के हिसाब से हेक्सावेयर का टारगेट अगर देखा जाए कल तक का तो वो 380 385 का देखने को मिलेगा और आज के लिए टारगेट्स बोले तो 375 376 के देखने को मिल जाने चाहिए। आपका स्टॉप लॉस रहेगा 366, सारे के सारे कैश फ्यूचर लेवल्स है। 366 स्टॉप लॉस का लेवल है और 375 टारगेट आज के लिए, कल के लिए टारगेट 380 385 383 385। और ये आपने 3 कारण दिए बेचने के। ओके, चौथा क्यों नहीं दिया? चौथा था नहीं अनिल। अरे कैसे नहीं था? चौथा था, आप मिस कर गए। सुबह फास्ट मनी में रजत ने कहा था कि हेक्सावेयर खरीदारी की। आप लोग सब भूल रहे हैं ये ना, नितिन जी ने एक बार बताया था बजट कि कुछ ऐसा हो रहा है बजट में। अरे वो तो बजट पे बताया था, बिल्कुल बजट के दिन उन्होंने बताया, बजट के बाद ये स्टॉक भागता है। बजट के बाद भागता है, बिल्कुल ध्यान है, ऐसा बजट ट्रेंड के है। दिन उन्होंने बोला था ये, और ये बात उन्होंने 3:15 बजे के बाद की थी, बजट के दिन क्लोजिंग के और पहले। उसके बाद 335 के नीचे ही नहीं आया हाँ, तो नितिन जी तो डेटा के मास्टर ऐसे थोड़ी, लेकिन आज आपने क्यों बोला सुबह ये बताओ? मैं भी ये डेटा पढ़ रहा था। आपको अगर याद होगा तो कल कुणाल जी ने बोला था अंतिमबाजी, मतलब ये फाइनल ट्रेड खत्म करते करते कि हेक्सावेयर पे नजर रखें। आईटी इंडेक्स के बिल्कुल अपोजिट चल रहा है ये स्टॉक। कल गिर रहा था आईटी स्टॉक और हेक्सावेयर दिन के स्तंभ पे बंद हुआ। कुणाल जी ने बोला था। कुणाल जी का बीटीएससी कॉल था। हाँ, बीटीएस। कुणाल जी कल बीटीएससी कॉल था आपका? जी अनिल जी, हमारा कल कॉल था, हेक्सावेयर में हमने ब्रेकआउट पर बाय दिया था और अभी अभी जैसे जैसे किरण जी बोल रहे थे इतनी मुझे खुशी हो रही थी, मुझे लग रहा था कि देखिए सारे टारगेट हमारे हासिल हो गए आज, और ऑल थैंक्स टू किरण जी। क्या क्या लेवल बताया? अरे फिर वही बात है, सारी क्रेडिट किरण जी को तो दो आप, लेकिन थोड़ी रजत को भी तो दो। सुबह उसने फास्ट मनी में बोला था, रजत को कौन देगा क्रेडिट? रजत हमारा भोला भाला आदमी है, आप लोग उनको क्रेडिट नहीं देते हो। डिम्पी जी को दे देते हो लेकिन रजत जी को नहीं देते, ऐसा क्यों? नहीं, जब से अनिल जी रजत जी शायरी करने लगे हैं, अब इनको भोला भाले की कैटेगरी से हटाना होगा। तो बिल्कुल रजत तो हकदार है ही। बिल्कुल। तो चलिए, टारगेट हिट हो चुके हैं हेक्सावेयर में, और हेक्सावेयर में अब भी बीटीएसटी का, लेकिन एक बिगुल और बजेगा और वो होगा अब चार्ट कॉर्नर का। उसके बाद तैयार है कुणाल जी और राकेश जी, और उसके बाद निफ्टी और बैंक निफ्टी पर स्ट्रेटेजी भी मेरी तैयार है। तो पहले बिगुल बजा दें। बताइए सर। अनिल जी, बिकवाली की राय है वोल्टास के फ्यूचर्स पर। यहां पर अगर आप देखें तो मौजूदा स्तरों पर स्टॉक के अंदर एक नीट क्लीन ब्रेकआउट जो कि विजिबल है नेकेड आई से, ये देखने को मिल रहा है। और वोल्टास में एक बड़ी गिरावट देखने को मिल सकती है जिस तरीके से मार्केट का ट्रेंड चल रहा है। और ये हमने देखा है मार्केट के अंदर जहां जहां ब्रेकडाउन हो रहा है वहां पे ब्रेकडाउन फेलियर देखने को नहीं मिल रहा। इनफैक्ट एक मोमेंटम के साथ सेलिंग देखने को मिलती है। और अब लगता है एक नया कैंडिडेट बिकवाली का वोल्टास है। ओवर टू कुणाल जी। देखिए, एक स्ट्रक्चरल ब्रेकडाउन जैसे राकेश जी बता रहे हैं 520 रुपए के नीचे वोल्टास में आते हुए दिखा है। इंट्राडे चार्ट्स पर फ्रेश ब्रेकडाउन आ रहा है और जिस तरह का मोमेंटम बन रहा है, वोल्टास अपने रिसेंट लोज को छूने के लिए तैयार हो रहा है। तो यहां पर 502 रुपए का पहला लक्ष्य होगा, 495 रुपए का दूसरा लक्ष्य होगा और 517 रुपए पर स्टॉप लॉस रखकर बेचना है वोल्टास के फ्यूचर्स। और अनिल जी, आपको विशेष बधाई बाटा के लिए। हाँ, बोलिए बोलिए सर। अनिल जी, आपको विशेश बधाई बाटा के लिए। आज जो आपने शानदार एनालिसिस किया, बिल्कुल मौके पर उसको पकड़ा और 1225 का लेवल पार होते आपने खरीदारी की राय दी। शानदार मोमेंटम बनता हुआ दिख रहा है। तो आपको वाकई में अब आपके लिए वही सवाल है अनिल जी जो आप हमसे अक्सर करते हैं कि आप करते कैसे हैं, ऐसे बताइए। बहुत मुश्किल से क्योंकि रिजल्ट का एनालिसिस और पूर्वानुमान तो सही था लेकिन स्टॉप लॉस का सही नहीं था। अगर मुझे खुशी तब होती जब ये कल 1190 का स्टॉप लॉस दिया था, 1182-83 एक बार होकर आया है। एक बार की स्टॉप लॉस ट्रिगर किया, उसके बाद आज बड़ा आई डोंट नो, हो सकता है लोगों ने कल नुकसान कर लिया हो। लेकिन आज सुबह भी हम ये तो जरूर कह रहे थे कि 1225 पार होते ही फिर रुकेगा नहीं है, तब जरूर ले लीजिएगा एक बार। और सुन लेते हैं कि आपने सुबह बोला क्या था, क्योंकि जैसे आपने बोला उसके बाद से एक्टिव होना शुरू हो गया था ये स्टॉक। रिकॉर्डिंग है, रिकॉर्डिंग हम रिकॉर्ड करके रख लेते हैं जो भी आप बोलते हो। तो 1266 के स्तर पे, लेकिन सुबह जो खरीदारी की सलाह दी गई थी वो सुनिए आप। बाटा इंडिया। क्या शानदार और दमदार परफॉर्मेंस है, मतलब काबिल तारीफ है। 1090 का स्टॉप लॉस रखना होगा और मुझे पूरा विश्वास है आज 1210 के ऊपर ही खुलेगा। तो 1210 और 1220 दो टारगेट हैं शुरुआती कारोबार के। बाटा, इस पे जरा एक बार नजर डाल ले। बिल्कुल, एक बार दिखा कहाँ पहुंचा है? 1220। डिम्पी जी, हमारा दूसरा टारगेट हासिल है 1210 और 1220। अभी यहाँ पर आप इंतजार करें, ऐसे हाथ रख के इसको बाटा को देखिए।
ये कब तक हाथ रख के नहीं, उसमें आपने वो लाइन नहीं बताई। That was my question नहीं, too. एक लाइन मिसिंग है। जब मैंने कहा अब यहाँ पे इंतजार कीजिए, ऐसा हाथ रख के देखिए, ये जैसे ही 1225 पार हो इसे लपक लीजिएगा, ये बोला था। चाहे तो सबूत है, कुणाल जी से ठप्पा लगवा लो। तो 1225 के बाद ये 1250 के पहले रुकेगा नहीं। कुणाल जी यही बोला था ना? बिल्कुल अनिल जी, उस समय 1225 का 1219 का लेवल था। आपने मेरे से पूछा था कि अब क्या करना चाहिए, मैंने कहा मेरे हिसाब से तुरंत खरीदना चाहिए। आपने कहा था 1225 पार होगा तो खरीदना चाहिए, और 1250 का लेवल हमने दिया था। उससे भी परे अब ये 1265 ट्रेड हो रहा है। बहुत ही शानदार ट्रेड है आपका अनिल जी। तो जरा है ना, रिकॉर्डिंग आपने ली, वो तो अच्छा काम किया है, लेकिन थोड़ी सी काम वाली लाइन वापस जो उसमें सबसे काम की वो निकाल। एनीवे चलिए, तो वोल्टास में बिकवाली की राय 511 पर बेचना है, 517 का स्टॉप लॉस, 502 और 495 तक के टारगेट के लिए बिकवाली की राय है। रिजल्ट्स भी आने वाले हैं कल, तो वो देवांशी बताएंगे भी थोड़ी देर में कैसे रिजल्ट आने वाले हैं। देवांशी अगर हैं तो पूछ लें अभी, और नहीं तो हम निफ्टी बैंक निफ्टी की स्ट्रेटेजी की तरफ। पहले देवांशी तैयार है तो देवांशी से पहले पूछ लेते हैं और फिर हम बताएंगे निफ्टी और बैंक निफ्टी की स्ट्रेटेजी। देवांशी बताइए। बिल्कुल, वोल्टास यहाँ पे दो सेगमेंट है, तो एमईपी का जो सेगमेंट है वहाँ पे थोड़ा सा परफॉर्मेंस अच्छा होने की उम्मीद ज़रूर बनाई जा रही है, लेकिन यहाँ पे जो यूसीपी कारोबार है, कूलिंग कारोबार जो है, वहाँ पे थोड़ी दिक्कतें ज़रूर दिख रही है। इस बार इन्वेंट्री काफ़ी हाई थी और जिस तरह से सेल्स हुई है वो काफ़ी नीचे आती हुई दिख रही है। यही नहीं, जिस तरह से इम्पोर्ट ड्यूटी भी लगाई गई थी उसका जो उसकी वजह से जो लागत है वो भी काफ़ी बढ़ती हुई दिख रही है। तो यूसीपी सेगमेंट जो है वहाँ पे जो परफॉर्मेंस है काफ़ी ख़राब होने की उम्मीद है, और इसी के चलते जो मार्जिन्स हैं वो भी काफ़ी ख़राब हो सकते हैं, यही अनुमान बन रहा है। इसके अलावा जो टैक्स दरें हैं वो बढ़ने का अनुमान है, जिसकी वजह से जो मुनाफा है उस पर भी काफ़ी असर होने का ये अनुमान बनाया जा रहा है। तो जो आय है करीब 12% बढ़ सकती है वहाँ पे भी एमईपी सेगमेंट में, क्योंकि डबल डिजिट का ग्रोथ है उसी की वजह से आय को थोड़ा सा सहारा मिलेगा। यूसीपी सेगमेंट की वजह से थोड़ा सा प्रेशर में आय दिख सकती है। और अगर मार्जिन्स की बात करें तो करीब 8.2-8.3% आने की उम्मीद बनाई जा रही है। एबिटा करीब 8% बढ़ सकता है, और वहीं पे अगर मुनाफे की बात करें तो करीब 103 करोड़ के लेवल्स के आसपास मुनाफा आता हुआ दिख सकता है। ओके, तो ये है राय आपके लिए वोल्टास पर। शर्मिला जी क्या करना है? वेरी ऑनेस्टली नहीं, क्योंकि कोई भी उनमें से जो आई थिंक सबसे अच्छे रिजल्ट इस कैटेगरी में अगर आप देखेंगे तो हेवल्स के थे। बाकी किसी के, वेदर इट इज ब्लू स्टार, वोल्टास, मुझे कोई खास उम्मीद नहीं है इन सबसे। सो आई थिंक हेवल्स इज अ स्टॉक टू हैव। छोड़ दें, चलिए जाने दीजिए, कोई मतलब नहीं। फोर्स मोटर्स के नतीजे आए सीबी आगे 27 करोड़ 27.5 करोड़ का मुनाफा जो है वो कंपनी ने दर्ज किया और 4% ऊपर आ गया है स्टॉक। 50 रुपए ऊपर है, 1410 का भाव है। कुणाल जी चार्ट तैयार करिए फोर्स मोटर्स के, तब तक हम नतीजे बता दें। 27 करोड़ का मुनाफे का आंकड़ा, आय का आंकड़ा आपके सामने रखेंगे, देख लेते हैं कि किस तरह का रुझान होता है। नतीजे आपको तो पता ही है। सबसे पहले आप देखते हैं जी बिजनेस पर, आय का आंकड़ा 15 करोड़ से 27, क्या बात है, 826 करोड़ का आय का आंकड़ा है। मुनाफा दुगुना लगभग होता हुआ दिख रहा है, तो मुनाफे का आंकड़ा है बेहतरीन 5% ऊपर, 1410 का 1420। जल्दी से बताइए कुणाल जी। देखिए इसमें एक ब्रेकआउट अभी अभी आते हुए नजर आ रहा है। फोर्स मोटर बीएससी पर लिस्टेड है, जिस तरह का स्ट्रक्चर है मुझे लगता है कि एक बार 1440 रुपए के लेवल 1440 पहला इसके लिए टारगेट होगा। 1440 तक जाना चाहिए। 1440 पार होगा तो फिर इसमें 1460 के लेवल्स भी आ सकते हैं, तो 1440 का लेवल आना चाहिए। 1390 रुपए पर स्टॉप लॉस रखकर मेरी राय में बाय करना चाहिए। ओके, खरीदारी है 1390 का रखें स्टॉप लॉस। 1440 पहला टारगेट, उसके पार निकला तो 1460। ये नतीजा, नतीजे के बाद एकदम ऐसा ग्रीन कैंडल ऐसे बन रही बुर्ज खलीफा जैसी, नहीं बिल्कुल एकदम तेजी की, जबरदस्त। 750 करोड़ से आय बढ़कर 826 करोड़। तो जिस तरह के माहौल में ऑटो कंपनियों के नतीजे आ रहे हैं उसको देखते हुए बढ़िया कह जाएंगे। बहुत ज़्यादा पिटाई भी हो चुकी है स्टॉक की, अब निचले स्रोत से आज ही खरीदारी हुई है। इनफैक्ट अगर असली खरीदारी होगी वॉल्यूम के साथ देखें तो कामकाजी मुनाफा 58 करोड़ का है। 58 करोड़, नॉट बैड, बहुत बढ़िया। चलिए, तो हर एक पैरामीटर पर नतीजे हैं बढ़िया। 1390 का रख लीजिए स्टॉप लॉस, 1440 और 1460 के टारगेट के लिए। चलिए, लेकिन अब स्ट्रैटेजी की बात हुई, निफ्टी बैंक और निफ्टी की स्ट्रैटेजी। आप पहले बोलेंगे या फिर पहले स्ट्रैटेजी? पहले बिगुल और उसके बाद, चलो बिगुल छोड़ दीजिए, चले आप पहले क्या बोलूं? पोल, निफ्टी और निफ्टी बैंक का जो पोल किया सी बिजनेस ने, अलग अलग ब्रोकर से पूछ के, ऑल ओवर इंडिया जो आप पोल करवाते हैं कि सबसे पूछना जरूरी है, उसके बाद ओके हम कंसेंसस बनाएंगे कहाँ पर एक्सपायरी कट सकती है। तो रजत दो चीज़ करना चाहते हैं। पहले तो इन्होंने जो मेहनत की वो सामने आ जाए दर्शकों के, और दूसरा ये कि वो चाहते हैं कि मेरा विश्लेषण है जो इनके पोल से थोड़ा सा प्रभावित हो जाए। वो होगा नहीं, लेकिन आप अपना पोल पहले लीजिए। रजत बताइए क्या कह रहे हैं लोग। चलिए, पहले तो मैं जो जी बिजनेस पर पोल किया है और बहुत क्रूशियल है, क्योंकि पहली बार निफ्टी की वीकली एक्सपायरी हो रही है ऑप्शंस की।
जो रेंज निकल के आ रही है मोटी मोटी वो 10,800 से 10,900 की है। ये दायरा जो है बाजार नहीं तोड़ेगा ऐसा लग रहा है, क्योंकि 10,800 से 10,850 ये 30% जानकार मान रहे हैं कि एक्सपायरी कटेगी, और 10,850 से 10,900 45%, यानी कि कुल मिलाकर 75% जो ब्रोकर्स हैं वो मान रहे हैं कि 10,800 से 10,900 के बीचों बीच हो सकता है कि एक्सपायर कर जाए निफ्टी इस वीक में। इसके ऊपर की प्रोबेबिलिटी देखिए, 10,900 के ऊपर की प्रोबेबिलिटी मात्र 10% है। फिलहाल के डेटा के हिसाब से 10,800 के नीचे जाने की प्रोबेबिलिटी 15% के आसपास है। बिल्कुल, तो ज़्यादा संभावना है कि एक्सपायरी 10,800 के नीचे तो नहीं क्योंकि होगी। वीकली ऑप्शंस पहली बार लॉन्च हुए थे तो राइटर्स का मन बहुत। बैंक निफ्टी की भी बनवाई, हाँ बैंक निफ्टी की बनाइए, बताओ तो फिर। बैंक निफ्टी 26 इनफैक्ट 27,000 से 27,200 ये क्रूशल रेंज है। 27,000 से 27,100 पे 40% जानकार बोल रहे हैं कि निफ्टी बैंक की एक्सपायरी कटेगी। 27,100 27,200 ये 20%। अच्छा, ये बायस थोड़ा नेगेटिव साइड पे ज़्यादा है, क्योंकि 27,000 का टूटने का भी प्रोबेबिलिटी ज़्यादातर जानकार लगा के बैठे हैं, और अगर वो टूट गया तो 26,900 से 27,000 की रेंज हो सकता है, पकड़ ले 45%। तो ये आप अगर बायस देखेंगे नीचे की तरफ 27,000 के नीचे एक्सपायरी होने की संभावना है, 75% लोग ज़्यादा मान रहे हैं। नहीं, 27,000 35%, 27,900 26,900 से 27,100 इस 200 पॉइंट की रेंज में 75% लोग मान रहे हैं। ठीक बात। अब बिगुल बजाते हैं और निफ्टी बैंक की बिना स्ट्रैटेजी। बिगुल आप तो कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। चलिए ठीक है, बिना बिगुल के लेते हैं। पहले इंटरनेशनल क्यूज देखने बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अब डेटा क्या पैन आउट हो रहा है। कल यूएस मार्केट्स पे दमदार एक्शन देखने को मिल रहा था, बहुत स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग कल होती हुई नजर आई, डाउ फ्यूचर्स की और नैस्डैक की भी। लेकिन आज के सत्र में फ्यूचर्स कैसा परफॉर्म कर रहे हैं, सबसे पहले ये देखते हैं। डाउ फ्यूचर्स अभी भी हरे निशान में 78 पॉइंट्स के गेन है, आधे फीसदी गेन्स नैस्डैक फ्यूचर्स पे देखने को मिल रहे हैं। यूरोपियन मार्केट्स पिछले कुछ दिनों से लगातार बढ़त शो कर रहे हैं। ये मार्केट्स आज के सत्र में कैक, फुट्सी और डैक्स आधे फीसदी के गेंस के साथ इनमें अच्छी तेजी देखने को मिल रही है। इनफैक्ट यूरोपियन मार्केट्स अब आउट परफॉर्म कर रहे हैं रेस्ट ऑफ द पीयर्स को। और क्रूड का बाजार और साथ साथ करेंसी मार्केट्स, दो इंपॉर्टेंट ट्रिगर्स और देख लेते हैं। इस समय क्रूड जो है उसमें बढ़त देखने को मिल रही है, और ये बढ़त लगभग 1% के आसपास की है। ब्रेंट क्रूड देखें तो 62-98 का मौजूदा स्तर। अच्छा, क्रूड तेज हुआ, आज OMCs का दिन भी है, क्रूड में बहुत ज़्यादा तेजी देखने को मिल रही है। और साथ साथ डॉलर आज भी फिसला है रुपए के कंपैरेटिव, 70-62 का स्तर इस समय आ गया। तो संकेत तो बुरे हैं नहीं। मैं विश्लेषण करूं उससे पहले फटाफट एक बार गुजरात अपोलो, इसके रिजल्ट बेहद दमदार आए। 16 लाख के घाटे के मुकाबले में 1.25 करोड़ का मुनाफा। वैसे बहुत बड़ा मुनाफा नहीं है, लेकिन घाटे से मुनाफे में यही काफ़ी है लगता है बाजार के लिए। 13 रुपये ऊपर स्टॉक ट्रेड करता हुआ दिख रहा है 170 रुपये के दाम पर। सबसे पहले नतीजा आप देख रहे हैं जी बिजनेस पर 22 करोड़ से आय घटकर 8 करोड़। भाई एक मिनट, कुछ एडजस्टमेंट है क्या इनके लिए? हाँ, एक मिनट, इतने उत्साहित ना हो। एक मिनट, इसका ब्रेक कहाँ लगेगा? कुणाल जी जल्दी से ऊपर का लेवल बता दीजिए। इसको ऊपर नहीं जाना चाहिए, नंबर उतने दमदार नहीं जितने नज़र आ रहे हैं। जरा पहले ब्रेक बताइए इसका। देखिए अनिल जी, सबसे पहले तो ये बहुत ही ज़्यादा लिक्विड काउंटर है। इसे दिन में 2-3 हज़ार शेयर से ज़्यादा ट्रेड नहीं होता, तो इसमें बिल्कुल इंट्राडे ट्रेडिंग की राय नहीं है। और आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, मुझे नहीं लगता 171 के ऊपर जाना चाहिए। 171 के ऊपर निकला तभी तेज़ी करनी चाहिए, और नीचे भी 150 के लेवल्स हैं जिनके नीचे मुझे नहीं लगता जाएगा। तो 150 170 ये दो लेवल्स हैं जिनको वॉच करना है। इन स्तरों पर मेरी राय में अवॉइड करना चाहिए। बिल्कुल अवॉइड कर रहे हैं, बिल्कुल 100% करें। इसलिए 10% ऊपर था, हम कह रहे हैं नहीं खुश मत होइए, टैक्स क्रेडिट की वजह से नतीजे सबसे पहले भी आएंगे और सबसे पहले आपको बताए भी जाएंगे, समझाए भी जाएंगे, लेवल्स भी मिलेंगे, कैसे ट्रेड करना है, कहाँ एंट्री करनी है, कहाँ एग्जिट करनी है, सब कुछ मिलेगा। 150 आएगा अभी आप देखिए थोड़ी देर में, ये आने की तैयारी में, क्योंकि नतीजे उतने बढ़िया नहीं जितने आपको नजर आ रहे हैं। खाली मुनाफे से घाटे में आने में कोई फर्क नहीं पड़ता। देखिए आय 22 करोड़ से घटकर 8 करोड़ रह गई, तो नंबर्स उतने दमदार है नहीं। आइए, वॉल्यूम भी नहीं है, इनफैक्ट ट्रेड भी नहीं करना चाहिए। लेकिन निफ्टी और निफ्टी बैंक पे फोकस करते हैं। निफ्टी अब पहले क्या क्या हो चुका है लाल निशान में, और सेंसेक्स में भी 15 अंकों के आसपास की गिरावट देखने को मिल रही है। ठीक है, 10,800 आपकी आखिरी उम्मीद है, ठीक है, वो होल्ड होना ज़रूरी है। 36 लाख शेयरों का ओपन इंटरेस्ट है 10,800 के पुट में और 10,800 के कॉल्स में 18 लाख शेयरों का, यानी कि पुट में पोजीशन डबल है कॉल्स के मुकाबले में। तो अगर आपने 10,800 तोड़ा तो फिर तनाव बढ़ेगा। ज़्यादा संभावना अभी के माहौल को देखते हुए जो लग रही है वो ये कि शायद आप क्लोजिंग 10,800 के नीचे न दें, कहीं कहीं 10,800 10,825 की रेंज में ही बाजार यहीं इसी के आसपास बंद हो जाए तो भी बुरा नहीं है। तो 10,800 के नीचे की क्लोजिंग होगी ख़राब। एक चीज़ और कहना चाहता हूँ रजत, वो है कि अगर 10,800 के नीचे ट्रेड करना शुरू किया बाजार ने तो 50 पॉइंट बहुत जल्दी मिल जाएंगे। 10,750 हो सकता है आज या कल सुबह सुबह ही आपको आता हुआ दिखे, इसलिए 10,800 नहीं टूटना चाहिए, ये बेहद ज़रूरी है। लेकिन क्या इसका मतलब यहाँ खरीदा जाए? हिम्मत नहीं है। अच्छा, हाँ, खरीदने की तो हिम्मत नहीं है। सब कुछ बढ़िया होते हुए भी बाजार न कल चल रहा है ना आज चल रहा है, इसका मतलब किसी को तो बेचना है, जमकर बेचना है, हर लेवल पर बेचना है, और किसी को पता है क्यों बेचना है, जो कि ये सारी चीज़ें हमें नहीं पता। स्क्रीन कैरी की मत खरीदिए। फैक्टर्स जो है बाजार को प्रभावित करने वाले, चाहे वो ग्लोबल हो, चाहे लोकल हो, चाहे करेंसी के हो, वो अच्छे हैं। उसके बावजूद अगर हर एक लेवल से आप
के पास बिकवाली का दबाव आता है, तो जो सुबह हमारी स्ट्रेटेजी थी वही रखेंगे कि 450 पॉइंट डाउ ऊपर है, उससे मुझे कोई खुशी नहीं है। अगर SGX निफ्टी मुश्किल से 20-25 पॉइंट भी बढ़ने में पसीना आ रहा है और ऐसे में 50 पॉइंट बढ़ जाए तो बेचना ही है। तो सुबह जो 10,875 से 10,925 की रेंज में बेचने की राय थी वो ठीक थी, वही राय आपके लिए अब भी है। तो अभी खरीदना नहीं है, एक बात पक्की है, ऊपर आने दीजिए तब बेचने के बारे में सोचेंगे। और अगर कॉल आए तो मैं आपको दिन के दौरान ही बचे हुए 1 घंटे में कह दूंगा कहाँ बेचना चाहिए। 10,800 पर नीचे की तरफ नज़र रखें, ऐसा लगता है कि न तो 10,800 तोड़ेगा और नहीं 10,850 के ऊपर जाने का इरादा है आखिरी घंटे में। बाकी तो देखिए कल के बड़े मुंह के बाद किसी भी तरफ बाजार बड़ा मुंह दिखा दे एक अलग बात है, लेकिन लगता है कि इसी रेंज में कहीं न कहीं शायद क्लोजिंग होती हुई दिखे आज की। 10,800 से 10,825 के बीच 850 10,850 से 10,850 के बीच में हो सकता है कि यहाँ पर ट्रेडिंग होती हुई नजर आए। तो फिर वो तो बिल्कुल सटीक बैठ गया 10,900 के ऊपर। आज की मैं बता रहा हूँ, कल की थोड़ी बता रहा हूँ। कल दिन एक बाकी है, शुरुआत में 11 बजे तक की, क्योंकि बहुत ज्यादा ऑप्शंस प्रीमियम गल जाते हैं, उसके बाद तो फिर एडजस्टमेंट ऐसा थोड़ी। क्लोजिंग तो क्लोजिंग ही मानी जाएगी। आपका पोल तो तभी सही माना जाएगा जब इन लेवल्स पे एक्सपायरी 3:30 बजे हो, 11 बजे की थोड़ी। या तो 11 बजे वाला पोल करो आप रजत कि 11 बजे क्या लेवल होगा निफ्टी का, फिर बताओ। क्यों किरण जी, सही है ना? बिल्कुल। चलिए, पर अभी के डेटा के हिसाब से जो पोल बना है उसमें भी यही आ रहा था कि 10,800 और 10,900 ये एक रेंज, ये मान ली आपकी बात, ये मान ली बिल्कुल। चलिए, तो इसमें अब बैंक निफ्टी, हाँ, निफ्टी बैंक में क्या किया जाए? यहाँ पर भी गिरावट जो है वो अब देखने को मिल रही है और 27,000 के नीचे रहना इसकी सेहत के लिए ठीक नहीं है, क्योंकि देखिए 27,000 के नीचे होते ही 9 लाख शेयर जो ओपन इंटरेस्ट में है बैंक निफ्टी के पुट में, ये रिस्क पर आ जाते हैं और बिकवाली का दबाव बनता है। लेकिन ऐसा भी नहीं लग रहा कि 26,800 26,900 के अहम सपोर्ट लेवल को बैंक निफ्टी तोड़ेगा। तो बेसिकली 26,800 से 26,900 मजबूत सपोर्ट है, 27,100 से 27,200 की रेंज में बहुत भारी रुकावट है और 27,000 निर्णायक लेवल है। मन नहीं है खरीदारी करने का, बेचना है, थोड़ा ऊपर आने दीजिए। 27,100 27,150 आज मिलता है तो निस्संदेह बेच दीजिए। ऊपर का लेवल का इंतजार करिए फिर बेचिए। तो इसको अवॉइड कैटेगरी में डालते हैं, दोनों आज अवॉइड कैटेगरी। और ऊपर का लेवल कितना लेवल जहां पर बेचना हो? 27,100 27,150 में बैंक निफ्टी बेचना है, 10,850 10,875 में निफ्टी बेचना है। चलिए ठीक है, तो थोड़ा ऊपर आने दीजिए। यहाँ से लगभग 100 पॉइंट अगर ऊपर आ जाए तो फिर आप बिकवाली करें तो ज़्यादा फायदेमंद होता हुआ नजर आएगा। वैसे तो नो ट्रेड जोन में, लेकिन अब निफ्टी बैंक की बात हो रही है तो एक स्टॉक दिख रहा है उसमें, और वो है HDFC बैंक, जिसमें आज के सत्र में तेजी बनी और दिन के उच्चतम स्तर पे 0.25% तेज हुआ है HDFC बैंक। उसके बावजूद निफ्टी बैंक में कोई बहुत बड़ी तेजी नहीं देखने को मिल रही है। किरण जी, अगर आप देख के बताएं तो 2153 का मौजूदा स्तर। देखिए, HDFC बैंक एक ही काउंटर है प्राइवेट सेक्टर बैंक में जो कि स्ट्रेंथ दिखा रहा है। ICICI बैंक देखो, RBL बैंक देखो, कोटक न्यूट्रल है। तो मेरा मानना है कि इधर काफ़ी अच्छी स्ट्रेंथ देखने को मिल रही है। शायद यही एक बचाने के लिए काम आ सकता है। 2140 का आपका स्टॉप लॉस रहना चाहिए। 2155 पे ट्रेड कर रहा है, कैश लेवल्स की बात कर रहा हूँ। ये मेरा मानना है कि 2165 से लेके 2170 के टारगेट्स आपको दिलाता नजर आ जाना चाहिए कल तक। तो यहाँ पर जो तेजी है वो हो सकता है कि और बढ़ती हुई नजर आए। अच्छा, आपने ये ICICI बैंक के बारे में बात की थी, सिमी जी एक बार देख के बताएं, कल भी टूटा था, आज भी कोई बहुत बड़ी तेजी नहीं बनी। शुरुआती सत्र पे जिन लेवल्स पे खुला वहीं पर ही बिकवाली हो गई स्टॉक में। ICICI बैंक का स्ट्रक्चर कैसा लग रहा है 341 के लेवल पे? रजत, काफ़ी वीक चार्ट है और मुझे लगता है कि थोड़ा बहुत डाउनसाइड और देखने को मिल सकता है। इनफैक्ट यहाँ से बैंक निफ्टी और थोड़ा सा नीचे जाएगा तो ये स्टॉक हो सकता है कि 335-36 का लेवल भी दिखा सकता है। फिलहाल तो कोई रिडीमिंग फीचर नहीं है, मुझे लगता है कि थोड़ा बहुत डाउनसाइड और देखने को मिल सकता है ICICI बैंक में। चलिए, तो ये तो निफ्टी और निफ्टी बैंक की बात हुई, लेकिन जो आज बिकवाली देखने को मिल रही है ना वो है OMCs में। बिल्कुल, वो तो है, कल जैसे ही मामला है। लेकिन इस बीच नितिन जी भी तैयार हैं, थोड़ी देर में आपके पास आएंगे और वो PCR देने की तैयारी में। पुट कॉल और रिजल्ट सीजन आखिरी दौर में चल रहा है, तो नितिन जी भी कह रहे हैं कि भाई मैं 1-2 दिन और हाथ आजमा लेता हूँ, उसके बाद कुछ नया सोचेंगे। जब रिजल्ट नहीं रहेंगे तो कुछ और सोचना पड़ेगा। लेकिन फिलहाल नितिन जी का पुट कॉल और रिजल्ट आने की तैयारी में, बस कुछ ही मिनट में आ रहा है, हो सकता है बस जल्दी से नितिन जी फ़ोन पे आ जाएं तो आने की तैयारी में भी रहेगी। थोड़ा सा इंतज़ार कर लीजिएगा, लेकिन हाँ, यह आने की तैयारी में। लेकिन इस बीच हाँ, आप कुछ कह रहे थे? OMCs में HPCL और BPCL यहाँ पर बहुत ज़्यादा दबाव देखने को मिल रहा है। कोई शर्मिला बता सकते हैं नेगेटिव ट्रिगर? सिर्फ ये जो क्रूड में जो तेज़ी बन गई यहाँ पर, देखिए रुपया सपोर्ट में अभी OMCs के लिए, लेकिन क्रूड में जो तेज़ी है वो ड्रैग हो रही है इन स्टॉक्स के लिए। बिल्कुल, और मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं मार्केट को ये भी डर रहेगा कि बिकॉज वी आर सो क्लोज टू इलेक्शन, अगर इसी तरह का रुक रहा और क्रूड फिर से तेजी पकड़ता है तो देन द कॉस्ट वोंट बी पास्ड ऑन अगेन। तो वो एक पिछले बार भी हमने देखा था कि जब स्टेट इलेक्शंस नज़दीक थे तो प्राइस राइजेस हैड बीन हेल्ड बैक, और जैसे क्रूड फिर से गिरने लगा तो धीरे धीरे
जो द करेक्शन वाज सॉर्ट ऑफ पास्ड ऑन. So I think it's best to avoid the OMC space. अच्छा किरण जी, आप कह सकते हैं यहाँ पर ONG ये जो बिकवाली हो रही है OMCs में, कोई स्पेसिफिक कोई स्टॉक जो आपके इस समय रेडार पर है जहाँ पर और टूट सकता है वो स्टॉक? नहीं, स्टॉक नहीं, पर मैं ब्रेंट क्रूड का चार्ट देखता हूँ. अच्छा. और पिछले 2 हफ्ते से 63 के नीचे कंसिस्टेंटली रह रहा था. 61 बिल्कुल, ये $2 में ट्रेड कर रहा था. आज पहली बार 63 के ऊपर गया है, तो ये ब्रेकआउट माना जाएगा. ये इसका वैसे करवाओ ना जो 11,000 के ऊपर निफ्टी ने जैसा फॉल्स वाला वैसा नहीं करा सकते? करवा सकते हैं, पर जो होगा तो देखा जाएगा. पर 63 के ऊपर अगर आज की क्लोजिंग मिलती है तो 67 के टारगेट देखने को मिलेंगे. अच्छा, अगर इतना बड़ा मूव आता है तो OMCs बहुत टूटने चाहिए. और वैसे भी हिंद पेट्रो की बात करें तो इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट है 224 का. अगर ये निकल जाता है, 226 पे ट्रेड कर रहा है और ₹2 निकल जाता है तो 216 के नीचे के लेवल सबको देखने को मिल जाने चाहिए. तो ये एक काउंटर रहेगा जिसको आपको देखना चाहिए विज़ ब्रेंट क्रूड प्राइस. तो बिकवाली जो है वो देखने को मिल सकती है अभी OMCs में. क्रूड की जो तेजी है वो असर डाल रही है आज OMC स्टॉक्स पे, लेकिन ONGC इसके नतीजे आने वाले हैं और नतीजे कैसे रह सकते हैं बताने के लिए उसके पहले संदीप मौजूद. संदीप से पहले कुणाल सरावगी जी के लिए एक बिगुल बजाना पड़ेगा BTST का. कुणाल जी कह रहे बहुत देर होगी बिगुल नहीं बजा, आवाज़ नहीं आ रही. चलिए एक बिगुल बजाते हैं. बताएं कुणाल जी. अरे जी देखिए, आज हमने वोल्टास की कॉल दी जिसमें कि काफ़ी बड़ी गिरावट ऑलरेडी हम देख चुके हैं. आज सवेरे मैंने जैन इरिगेशन पर भी बिकवाली की राय दी थी और अब मेरी बिकवाली की राय है फेडरल बैंक में, जिसका स्ट्रक्चर बेहद कमज़ोर हुआ है. फेडरल बैंक 84 रुपये के एक अहम स्तर को तोड़ चुका है और ये काउंटर भी मैसिवली ओवर ओन्ड है. बहुत सारी रिटेल पोजीशंस इसमें पेंडिंग है और मुझे लगता है कि इसमें जो अनवाइंडिंग है उसके चलते ये 76 रुपये के लेवल्स भी छू सकता है. तो यहाँ से भी 5 से 6% की गिरावट की गुंजाइश फेडरल बैंक में दिखाई देती है. इन स्तरों पर शॉर्ट करें. स्टॉप लॉस 82 रुपये 75 पैसे पर 82.75 पर रखना है. पहला लक्ष्य 79.25 और दूसरा लक्ष्य 76 रुपये 50 पैसे 76.50. ये दूसरा लक्ष्य होगा. शॉर्ट करें मौजूदा भाव पर फेडरल बैंक. 76.50 76.50 ये है दूसरा लक्ष्य. 81 के आसपास बेचना है. 82.75 82 रुपये 75 पैसे ये आपका स्टॉप लॉस है. 69 रुपये 25 पैसे 79.25. यार बहुत कुछ छोड़ा नहीं इन्होंने. दूसरा टारगेट भी है 76. आप देखिए 69.25 में पहला टारगेट है, 76.50 में दूसरा टारगेट है, 82.75 स्टॉप लॉस है और राउंड फिगर में 81 करंट मार्केट प्राइस. हर 25 पैसे में कुछ न कुछ दे ही दिया है. कुछ भी छोड़ा नहीं. सारे जितने टुकड़े हो सकते थे स्टॉक के वो कुणाल जी ने कर दिए. तो फेडरल बैंक ये है. अच्छा, अब संदीप से ONGC पूछ ले. हाँ, संदीप तैयार है ONGC के लिए. नितिन जी भी तैयार है. नितिन जी भी, हाँ बस नितिन जी भी तैयार है. तो नितिन जी फोन लाइन पर हैं. उससे पहले फटाफट एक बार ONGC का पोल आपको बता दें. संदीप. देखिए ONGC के नंबर्स खराब रहेंगे अगर आप तिमाही दर तिमाही कंपेयर करें. जो आय है वो 4.5% गिरती हुई दिखेगी. तेल उत्पादन स्थिर रहेगा. गैस के जो वॉल्यूम्स है वो थोड़ा सा बढ़ सकते हैं और गैस की कीमतें भी बढ़ी हैं, उससे थोड़ा सा जरूर राहत मिलेगी. लेकिन तेल की जो कीमतें गिरी हैं उसका इंपैक्ट ज़्यादा नंबर्स पे देखने को मिलेगा. $73 के आसपास के इनके नेट रिलेशन थे वो घटकर $65 के आसपास आते हुए दिखेंगे. तो उससे इनके आय तो गिरेगी गिरेगी, उसके साथ साथ इनका जो कामकाजी मुनाफा है उसमें भी करीब 5% के आसपास की गिरावट आएगी. मार्जिन भी हल्की ही सही लेकिन गिरावट यहाँ देखने को मिलेगी और मुनाफा तो कामकाजी मुनाफे से और भी ज़्यादा आपको गिरता हुआ दिखेगा. 11% के आसपास की यहाँ पे कमजोरी आएगी क्योंकि अन्य आय एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो कि मुनाफे का फिगर डिसाइड करेगा. 2394 करोड़ के मुकाबले हमारा अनुमान है कि अन्य आय घटकर 2150 करोड़ रुपए के आएगी. तो अन्य आय घटने की वजह से जो मुनाफे की गिरावट है वो आपको ज्यादा नजर आएगी. हमारा अनुमान है 11% मुनाफा गिरकर 7356 करोड़ रुपए के आसपास आ सकता है. तो नेट देखा जाए गैस कारोबार से कितना सपोर्ट आता है और अन्य आय कितनी गिरती है इसके ऊपर मुनाफे का फिगर डिपेंड करेगा. ओके, तो ये है आपके लिए राय इस वक्त साफ तौर पर ONGC पर. ONGC 2 दिनों से तो मजबूत था, आज ही ढीला हुआ है. किरण जी कोई सलाह रखते हैं आप इस पर? नहीं, बिकवाली की सलाह है, उसमें कुछ बिकवाली की भी दे सकते हो आप. हमने मना थोड़ी किया आपको. हाँ, पर अभी ट्रेडिंग के लिए लिहाज से नहीं रहेगा. कुछ भी नहीं. हाँ, कुछ भी नहीं. अगर डिलीवरी बेस है तो निकल के बाहर जाए, यही हमारी सलाह है. सिमी जी आप बताइए ONGC पर. जी चार्ट बेहद खराब है. सेल कॉल ही बनता है. इनफैक्ट उछाल मिलते भी सेल कॉल ही देना पड़ेगा. इतना खराब चार्ट में तो बाई कॉल होता ही नहीं है.
उछाल मिलता है 40 के आसपास जाता है तो भी सेल कीजिए, नहीं तो नीचे अगर 135 का लेवल टूट जाता है तो भी सेल करने का ही सलाह देना पड़ेगा। नीचे 135 के आसपास मेजर सपोर्ट है क्योंकि वो रिसेंट लो भी है, 11 दिसंबर का लो था। तो मुझे लगता है कि वो लेवल टूटने वाला है और टूट जाएगा तो फ्रेश सेल ऑफ देखने को मिलेगा। ओके, तो ये है राय आपके लिए ओएनजीसी पर नतीजों से पहले। नितिन जी इंतजार कर रहे हैं रजत जी, तो नितिन जी को इंतजार करवाना ठीक नहीं है। जुड़ गए वैसे वो? हाँ बस तो थोड़ी देर में उनका पीसीआर ले लिया जाए। हाँ एक ये सन फार्मा पे और बता दीजिए, क्योंकि बहुत ज्यादा व्यूअर्स पूछ भी रहे थे स्टॉक को लेकर। आपने जिस लेवल पे बोला उसी लेवल से बिकवाली आ गई है स्टॉक में। हाँ, तो कभी कभी तो हमारा तुक्का भी सही लगता है, ऐसा थोड़ी कि हमेशा हम गलती करते हैं। आपने कभी कभी हमारा अंदाजा सही हो जाता है। जिस लेवल पे खुला वहीं से टूटना शुरू हो गया। अच्छी वाली ओपनिंग देखी। खरीदने की राय भी तो नितिन जी ने एकदम सही दी थी, 427 में कहा था खरीद लीजिए, और 427 जब साथ अब 430 का कॉल ऑप्शन खरीदने की राय दी थी। 10,000 रुपये का प्रॉफिट भी बनवाया। जिन्होंने कल नहीं बेचा, आखिरी मिनटों में नहीं देखा, उनको तो उल्टा और फायदा ही हुआ होगा। आज सुबह आज हमने बोला 455 पर बेच दीजिए, एग्जैक्ट हाई 455 का। कभी कभी एकदम अंदाज़ा सही लग जाता है, ऐसे ही होता है। आज हमारा दिन है, हमारे सारे अंदाजे सही पड़ रहे हैं। कल हमारा नहीं था, कल खराब पड़ रहे थे। तो ये तो होता है कभी कभी। चलिए नितिन जी जुड़ गए, उनसे अपडेट ले लेते हैं बिल्कुल। यहाँ पर क्या। तो चलिए आइए देखते हैं नितिन जी का पीसीआर। नितिन जी पहले तो अपडेट दीजिए। अनिल जी, एक अशोक लीलैंड की सुबह पुट ऑप्शन ली थी 80 स्ट्राइक की, 3 रुपए में, अभी 3 रुपए 90 पैसे है, 4000 शेयर का लॉट है। तो और स्टॉक काफी नेगेटिव क्लोज हो रहा है, 2-2.5% डाउन है। तो मुझे लग रहा है कि रिजल्ट्स के लिए इसको कैरी करना चाहिए कल भी, और कल पॉसिबल है कि 78 से लेके 77 तक का टारगेट आपको मिल सकता है। तो उसमें ये कॉल ऑप्शन कम से कम 5.5-6 रुपए तक जा सकती है, तो ये कैरी करने की रिकमेंडेशन। अच्छा एक चीज़ बताइए नितिन जी, अशोक लेलैंड जो आप बिकवाली की बात कर रहे हैं, देखो आपका आइडिया तो एकदम सही है। जब से आपने बोला है वहाँ से लगातार नीचे भी आ रहा है, लेकिन ओपन इंटरेस्ट रिजल्ट के एक दिन पहले जितना बनना चाहिए उतना बना नहीं। इसका क्या मतलब निकालें? देखिए, इसका मतलब अनिल जी ये है कि इसमें अभी की शॉर्टिंग नहीं है, और जो रोल ओवर्स हुए हैं वो पूरी की पूरी पोजीशन रोल ओवर शॉर्ट साइड में चल रही है, क्योंकि मंथली लोज पे हैं। तो जो रोल ओवर्स हुए होंगे वो शॉर्ट के हैं, और मंथली लो है तो लॉन्ग ट्रैप है। तो इतनी ज्यादा इसकी पोजीशन ऑलरेडी ओपन इंटरेस्ट में बनी हुई है कि नई फ्रेश बिल्डअप नहीं दिखने को आ रहा है। बट जो रोल ओवर्स है वो काफी स्ट्रॉन्ग शॉर्ट साइड में है, तो रिजल्ट हो सकता है नेगेटिव। हल्का अगर कुछ पॉजिटिव भी आए तो भी बहुत ज्यादा बाउंस नहीं करेगा, क्योंकि रोल ओवर्स डेटा काफी नेगेटिव है। ओके, तो ये है आपके लिए, अगर रिजल्ट अच्छे भी आ गए तब भी चलेगा नहीं, और ख़राब आएगा तब तो पक्का गिरेगा, क्योंकि ये वैसे वाला मामला है जो हम कह रहे थे ना आज। अच्छे नतीजे के बाद कोल इंडिया भी बेचिए, कोल इंडिया का हाल देखिए, जहाँ खुला वहीं टॉप बना दिया। अगर दिन का चार्ट दिखाइए कोल इंडिया का तो आपको पता है। अच्छा, अशोक लेलैंड पे तो आशु जी का भी वरदान है। अच्छा, हाँ नहीं इसके अशोक उनकी हिट लिस्ट में है भाई। कोल इंडिया को क्या होगा? कोल इंडिया तो खत्म है, आज बेचना ही था। सुबह बोल दिया जहाँ खुले वहीं बेच दीजिए। कोल इंडिया, सन फार्मा दोनों देख लीजिए। सन फार्मा का भी चार्ट देखिए, आपको वैसा ही दिखेगा बिल्कुल, जहाँ खुला वहीं से धीरे 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 नीचे आता हुआ दिख रहा है। और सन फार्मा दिखाई, ये देख लीजिए बिल्कुल वैसे। कोल इंडिया के नतीजे जो बहुत ही शानदार थे। कोल इंडिया के तो शानदार थे, उसके बाद मुनाफा वसूली हो गई। अशोक लेलैंड के जो नतीजे वो मैंने बनाए। इनफैक्ट मैं बता दूं आपको, इसमें मुनाफे की फिगर ना बहुत ज़्यादा टूट रही है इस बार। 31% के आसपास मुनाफा घट कर आएगा। हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं 311 करोड़ की फिगर, बहुत ज़्यादा। वॉल्यूम ही नहीं, 6% के आसपास तो वॉल्यूम टूटते हुए नजर आएंगे इसमें। तो मैंने आशु जी को भी बोला कि मैंने कहा आपका क्या विचार है इस स्टॉक पे, जरा अपनी राय अपने दर्शकों को दे दें। उनका मैसेज आ चुका है, बेचना ही है, बेचना ही, सेल ऑन एवरेज। आपको भी बेचना है? बहुत खराब है, बहुत खराब है। अच्छा, एक चीज़ तो ये भी अच्छी हो गई कि ये 5-6 स्टॉक जो 10 रुपये के नीचे हो गए वायदा कारोबार में, उससे बहुत सारे आप जैसे बंसल जी, कुणाल जी जैसे जो चार्ट वाले बड़े भारी भरकम एक्सपर्ट हैं, जो पहले 40-50 रुपये वाले स्टॉक को छोड़ दिया करते थे, अरे छोड़ो इसको क्या बेचना, अब 40 तो हो गया, 25 तो हो गया, अब उन पे भी बढ़िया बढ़िया वाले सेल को लाने लग गए, क्योंकि 5-6 रुपये तक, 4 रुपये तक भी स्टॉक वायदा कारोबार में रहते हैं, है ना। तो ये कॉन्फिडेंस आज सुबह सुबह सीजी पावर में भी नजर आया है। तो भले 80 रुपये हो, लेकिन ठीक है, ये तो सिंगल डिजिट वाला शेयर तो कभी नहीं होगा, खैर अशोक लेलैंड, लेकिन जगह अब भी है। कितनी जगह किरण जी, अगर किसी को सीधा सीधा फ्यूचर बेचना है तो? अशोक लेलैंड की हाँ, अशोक। तो अभी जो स्विंग बॉटम बना टूटा है, तो नेक्स्ट लेवल जो सपोर्ट पे आता है वो 75 का है। तो 75 के लेवल्स आपको देखने को मिल जाने चाहिए। 75 माय गॉड। चलिए, तो अशोक लेलैंड का पुट ऑप्शन खरीद लीजिए या फिर फ्यूचर बेच दीजिए, ये है राय नितिन जी की। नितिन जी, और कोई स्टॉक?
देखिए जी, एक तो ये पीसीआर है तो मैं एक रिजल्ट्स का दूंगा, और एक और अलाउ कीजिए, मैं रिजल्ट्स के अलावा एक स्टॉक में मुझे डेटा काफी अच्छा मिल रहा है तो मैं उसके भी पुट ऑप्शन देना चाहता हूँ। हाँ बिल्कुल दीजिए। तो अनिल जी, एक रिजल्ट के ख्याल से तो वोल्टास के कल रिजल्ट है और इसकी 510 की हम पुट ऑप्शन लेंगे जो अभी 18 साढ़े 18 में मिल रही है। इसका टारगेट 32 का है और स्टॉप लॉस हम कहीं 12 के आसपास का लगाएंगे। ओके, तो ये क्या ये पीसीआर में नहीं है क्या? नहीं, ये तो पीसीआर में है, कल इसके रिजल्ट्स हैं। दूसरा एक और स्टॉक में अभी अच्छा और देना चाहते हैं। अच्छा तो एक मिनट फिर पहले मैं वोल्टास की बात कर लूँ। वोल्टास आपको शॉर्ट साइड पे देना है जी, 500 शॉर्ट साइड पे देना है। अच्छा हाँ सॉरी अशोक लेलैंड तो आप अपडेट दे रहे थे ना। हाँ मैं गलती से नया कॉल समझ गया। ठीक है, अशोक लेलैंड का तो अपडेट देते हैं। फ्रेश कॉल जो नितिन जी की है वो वोल्टास का पुट खरीदने की है। और मैं देखता हूँ, एक मिनट जरा राकेश जी और कुणाल जी के चेहरे पे स्माइल बढ़ रही है क्या, जरा देखिएगा। 510 का पुट खरीदने की बात कर रहे हैं। एक मिनट, इन्होंने 510 11 में बेचने की राय दी थी। 495 का टारगेट था। 495 का टारगेट था वोल्टास। एक मिनट रुकिए, मुझे देख लीजिए। 506 तो आ गया, क्या बात है। कुणाल जी अगर चाहें तो ऑन एयर आमने सामने धन्यवाद दे सकते हैं आप नितिन जी को। नितिन जी को तो हम फोन पर भी धन्यवाद देते हैं, लगातार उनको धन्यवाद दे रहे हैं, उनकी गाइडेंस हमें मिलती रहती है। और मुझे लगता है देखिए ये थोड़ा एक गलती रजत की है। 502 रुपए पहला टारगेट है रजत, उसको ना भूले। दूसरा टारगेट है 495। नहीं रजत वैसे काम तो ठीक ही कर रहे हैं, वो लंबे लंबे वाले टारगेट पे नजर बनाए हुए। तो छोटा वाला 495 तक पहुंच जाएगा तो उसको ले लेते हैं पहले। ठीक है, 502 पहला टारगेट, उसके बाद 495 का टारगेट वोल्टास। 495 502। नितिन जी आपको कहाँ तक लेवल दिख रहे हैं नीचे की तरफ वोल्टास में? देखिए, वोल्टास में मुझे लग रहा है कि एक बार 475 तक आना चाहिए। डेटा में काफी शॉर्ट बिल्डअप लास्ट 4 रहा है कि एक बार 475 तक आना चाहिए। डेटा में काफी शॉर्ट बिल्डअप लास्ट 4-5 दिनों में हुआ है और आज इसमें ब्रेकडाउन है, प्लस इसमें काफी तेजी से ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप हो रहा है और स्टॉक नए लोस पे है। तो मैं इस एक्सपायरी में मान के चल रहा हूँ कि 475 तक आना चाहिए। अच्छा, इसमें मैं अपनी तरफ से कुछ फंडामेंटल ऐड कर दूं। कुछ ये एफएमसीजी वालों पर इन नतीजों पे मेरी राय रहती है, तो वोल्टास पे भी एक राय देना चाहता हूँ। वी गार्ड रजत, नतीजे याद है वी गार्ड के? बहुत ही खराब थे। कमेंट्री भी याद है उसके बाद? याद है, बड़े घटिया से रिजल्ट, 200 रुपए के आसपास ट्रेड कर रहा था उसके बाद। एकदम खराब रिजल्ट है। क्यों खराब थे? उनकी स्टेबलाइजर की बिक्री बहुत खराब आई। स्टेबलाइजर की बिक्री होती है, स्टेबलाइजर कहाँ काम आते हैं? एसी में। तो एसी वालों ने नहीं खरीदे होंगे तभी तो उनकी बिक्री कम हुई। सिंपल लॉजिक है ये। बिल्कुल, मैं कह रहा हूँ वोल्टास के रिजल्ट घटिया आएंगे एकदम। और अब ये मैं एक चीज़ आपको पहले कह दूँ, देखो मैं रिजल्ट का एनालिसिस कर सकता हूँ कैसे आते, प्राइस का नहीं कर सकता। प्राइस के मामले में है ना, मामला कभी भी कुछ भी ऊपर नीचे है। जुबिलेंट फूडवर्क रिजल्ट एकदम परफेक्ट एनालिसिस किए थे, बाद में 200-300 बढ़ा। बाटा कल रिजल्ट एकदम परफेक्ट अनुमान लगाया था, कल एक बार स्टॉप लॉस खा के आज 70 रुपये बढ़ा है। तो वो भाव तो कुछ भी हो सकता है, लेकिन मैं फिर कह रहा हूँ जो नितिन जी कह रहे हैं, जो कुणाल जी और राकेश जी कह रहे हैं, इसके रिजल्ट आएंगे बहुत ही खराब। एसी सेल्स वीक है, सिंपल लॉजिक है, खरीदना तो है ही नहीं। उछाल आए बेचिए। वोल्टास में बिल्कुल भी आप वो क्या कहते हैं कि शिवाजी बनने की कोशिश ना करें। अब ये जो पुट बोल रहे हैं वो इन द मनी हो चली है। 508 के लेवल पे आ गया, 510 के पुट। इसका 32 का टारगेट है और 12 का लगाना है स्टॉप लॉस। जब बताया गया था तो 18 रुपये 50 पैसे पे ट्रेड कर लेते। एक बार आगे और नितिन जी से बात करने से पहले शर्मिला जी आपकी राय वोल्टास पर? आई थिंक ऑलरेडी हमने डिस्कस किया। आई थिंक खराब ही है राय। और कोई भी आई थिंक एक तो फेस्टिवल सीजन खराब रहा है, तो एसी सेल्स वैसे भी सबके खराब आए हैं और उसके साथ साथ आई थिंक विंटर्स आल्सो बीन प्रीटी सिवियर। इस बार सर्दी भी ज़्यादा है। सर्दी भी ज़्यादा है। हाँ, तो जिनको लगाना होगा थोड़ा बाद में ही लगाएंगे। बाद में लगाएंगे, समर के बाद लगेंगे, समर में लगाएंगे। समर में लगाएंगे तो उसके क्वार्टर तो बाद में आने वाला है। तो वोल्टास के लिए मुश्किल भरा वक्त है। नितिन जी और कोई देना चाहते हैं आप कॉल? देखिए अनिल जी, एक स्टॉक मैं दे रहा हूँ जो पीसीआर में नहीं है, जिसके ऑलरेडी रिजल्ट आ चुके हैं और स्टॉक बहुत इधर में मूव किया है, वो एक्सिस बैंक। एक्सिस बैंक का डेटा आज मुझे कुछ अनकॉमन सा दिख रहा है, जिसमें मंदी की पोजीशन बनती हुई दिख रही है। तो मैं यहाँ पे 700 की पुट ऑप्शन लूंगा जो 15 रुपए में मिल रही है। एकदम बिल्कुल नजदीक की पुट ऑप्शन ले रहा हूँ। इसमें स्टॉप लॉस में रखूंगा 8 रुपए का और इसका टारगेट मुझे लग रहा है करीब 30 रुपए होना चाहिए। यानी ये पुट डबल हो सकती है और आधे का स्टॉप लॉस है, यानी 6-7 रुपए का रिस्क लेंगे और 15 रुपए ऊपर का टारगेट, यानी 30 हो सकती है और स्टॉप लॉस 8 रुपए का। तो एक्सिस बैंक में पुट ऑप्शन लेना है, राइट? बिल्कुल बिल्कुल अनिल जी। और नॉर्मली इसमें तेजी का चार्ट सिग्नल है, बट डेटा में कुछ आज
अनकॉमन सा मुझे नेगेटिव डेटा दिख रहा है, इससे मैं एक और ऑप्शंस में प्रॉफिट बुकिंग में लेके चल रहा हूँ कि एक्सिस बैंक में आ सकता है। आपको ये तो पता है ना कि कल इसका ऑफर फॉर सेल बंद हुआ था इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स के लिए, और आज रिटेल के लिए खुला है, आज ये भी बंद होगा, राइट? सूती की हिस्सेदारी जी अनिल जी, वो कंसीडर करते हुए डेटा को मैं हाँ, अब मेरी भी इस पे राय है, आपके साथ साथ मिला दूं। 690 मेरा तो कल भी यही कहना था, आज भी ये कहना है कि 690 और 710 ये 20 पॉइंट की रेंज में फ्यूचर में कुछ मत करिए। 690 के नीचे फिसलता हुआ दिखे, टिकता हुआ दिखे, बंद होता हुआ दिखे, तो जो नितिन जी कह रहे हैं ना, फिर ये आपको 10-20 रुपये नहीं, पूरे 40-50 रुपये देखा जाएगा। 690 के नीचे अगर ये गया तो 650 आएगा, 710 के ऊपर निकल कर टिक गया तो फिर ये 750 आएगा। दोनों में से किस तरफ निकलता है वो देख लीजिए, क्योंकि मैं काफ़ी दिनों से इसका वो मूवमेंट जो देख रहा हूँ, ये 20 पॉइंट के अंदर इसकी गोल पोस्ट बनी हुई है दोनों तरफ की, जो कुणाल जी बनाते हैं आमतौर पर। तो ये नितिन जी जो कह रहे हैं 700 की पुट खरीद लीजिए, 690 के नीचे जाए और एग्रेसिवली खरीदिएगा। 710 के ऊपर निकलेगा तो ही ये मजबूती दिखाएगा फ्यूचर्स में, ये लेवल्स आप नोट कर लीजिए। चलिए, लेकिन नितिन जी बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, और ये जो कॉल और पुट ऑप्शन के जरिए ट्रेड करना है वो बताने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो एक्सिस बैंक की पुट खरीदनी है, वोल्टास के पुट खरीदने हैं, और अशोक लेलैंड की जो पुट है उसको आप अपने पोर्टफोलियो में भी बरकरार रख सकते हैं। ग्लेनमार्क के नतीजे आने हैं, वो बताने के लिए देवांशी मेरे साथ से मौजूद हैं कि नतीजे कैसे रह सकते हैं। देवांशी बताएं, क्या रिजल्ट्स की एक्सपेक्टेशन है? बिल्कुल, यहाँ पे आप देखिए जितनी भी फार्मा कंपनीज है उसके नतीजे काफ़ी बेहतर आते हुए दिखे हैं, और यहाँ पे ग्लेनमार्क में तो स्पेशली क्योंकि पिछले साल का जो बेस है वो काफ़ी छोटा आता हुआ दिखा है। पिछले साल में इसी तिमाही में जो नतीजे थे वो काफ़ी ख़राब आते हुए दिखे थे सारी जियोग्राफीज से, और इस बार यूएस से काफ़ी उम्मीदें बनी हुई है कि डबल डिजिट ग्रोथ यहाँ पे देखने को मिल सकती है। इसके अलावा यूरोपियन कारोबार काफ़ी मजबूत हो सकता है, जेनरिक कारोबार जो है वो काफ़ी यहाँ पर बढ़त दिखा सकता है। जो डोमेस्टिक बिजनेस है उसमें जो कार्डियक बिजनेस है वहाँ पर भी हमें काफ़ी अच्छी खासी बढ़त देखने को मिल सकती है, और जो डोमेस्टिक बिजनेस है वहाँ पे भी हम डबल डिजिट ग्रोथ की ही उम्मीद कर रहे हैं। तो इन ऑल जो टॉप लाइन है वो इस बार काफ़ी बढ़ती हुई दिख रही है, लगभग 14 से 15% की जो बढ़त है वो ग्लेनमार्क फार्मा के आय में दिख सकती है। अब मार्जिन्स की अगर हम बात करें तो एक जो रुपी का डिप्रिसिएशन हुआ है उसका जो फ़ायदा है वो थोड़ा सा मिलता हुआ दिखेगा, लेकिन यूरोपियन का भी एक्सपोजर है कंपनी के पास, तो उसकी वजह से बहुत ज़्यादा फ़ायदा मार्जिन्स में आता हुआ नहीं दिखेगा। और अगर मुनाफे की बात करें तो दुगना जो मुनाफा है वो बढ़ सकता है। उसकी दो वजह, एक तो ऑपरेशनल परफॉर्मेंस काफ़ी सुधरती हुई दिखी है, इसके अलावा R&D खर्च थोड़ा सा कम होता हुआ दिखेगा जिससे थोड़ा सा सहारा मिलेगा। साथ ही अन्य आय काफ़ी बढ़ेगी और टैक्स की दरें काफ़ी कम हो रही है, तो इस वजह से जो मुनाफा है वो लगभग दुगना होने की उम्मीद बनाई जा रही है 230 करोड़ के आसपास। बट यही है कि ग्लेनमार्क फार्मा इस बार नतीजे काफ़ी अच्छे हो सकते हैं। ओके, ग्लेनमार्क फार्मा के नतीजे रहेंगे अच्छे। आइए एक BTST का बिगुल, राकेश जी कोई कॉल देना चाहते हैं? बताएं राकेश जी। अनिल जी, बिकवाली की राय है IOC के फ्यूचर पे, जो कि 129.80 129.90 के अराउंड फ्यूचर्स ट्रेड कर रहे हैं, और यहाँ पर एक बड़ी नेकलाइन टूट रही है। ओपन इंटरेस्ट में 13% से ऊपर का इजाफा है। टेक्निकली ये स्टॉक 120 122 तक गिरने का पोटेंशियल रखता है, और इसमें एक स्ट्रॉन्ग बिकवाली की राय है 134 का एक स्टॉप लॉस लगाएं, और 120 से 122 के एकमात्र टारगेट के लिए यहाँ पर बिकवाली की राय है। 120 से 122, 120 से 122 ये हो गया आपका टारगेट। इतना नीचे क्या हो गया आपको राकेश जी? पहले तो कभी इतने बड़े बड़े वाले नहीं देते थे टारगेट, अभी आजकल क्या हो गया? नहीं अनिल जी, कल ब्रिटानिया में बड़े बड़े टारगेट ही दिए थे, और यहाँ पे तो बड़ी नेकलाइन टूट रही है। तो 3000 वाला शेयर है, बड़ी नेकलाइन टूटती है तो 3000 वाला शेयर है ये, तो वहाँ भी 100 रुपीज। चलिए, लेकिन ऐसा लग रहा है वैलेंटाइन डे के पहले लाल रंग ज़्यादा पसंद आ रहा है मुझे, ऐसा लग रहा है। सारे शॉर्ट कॉल और मतलब जमकर शॉर्ट कॉल आ रहे हैं, कुणाल जी भी और राकेश जी भी, और आशु जी कह रहे हैं कि मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि मेरा वैलेंटाइन मेरे फेवर में आ गया है। मतलब कुणाल जी जब ये अभी फेडरल बैंक का शॉर्ट कॉल दे रहे थे इतने खुश हो रहे थे वो, पूछिए मत। लेकिन आपके लिए भी खुश होने के बेहतरीन मौके हैं, तो बता दें हम कल क्या करने वाले हैं दर्शकों को, और दर्शकों के लिए वैलेंटाइन डे हमारे साथ मनाने के मौके कहाँ हैं वो बता दिया जाए। बता दीजिए, बहुत ही धमाल होने वाला है जी बिजनेस पे। तो कल तो ज़बरदस्त धमाल होने वाला है। कल दिन भर आप जी बिजनेस के साथ बने रहिए, क्योंकि आपको वैलेंटाइन डे के मौके पर अपने भीतर का शायर या कवि इसको जगाना है, और 2 पंक्तियाँ लिख के भेजिए या कोई एक आध शेर बनाकर भेजिए, चाहे वो सेंसेक्स पर हो, निफ्टी हो, मार्केट हो, इन सब पर हो। हाँ, लेकिन उससे पहले ये देख लीजिए हमारे साथ कल कौन मेहमान है। आशु मदान, विकास सेठी, राकेश बंसल, कुणाल सरावगी सुबह 8 से 10:30 बजे है,
और इसमें हम कुछ एक बड़ा बेहतरीन वैलेंटाइन स्पेशल करने वाले हैं। अब वो क्या करने वाले हैं वो कल सुबह पता चलेगा, लेकिन आप सोच लीजिए विश्वेश, सुमित, जय और चंदन, ये चारों भी हैं। ये सब शेर व शायरी करेंगे आके? सब अभी बता दें आपको? नहीं मतलब मैं देख रहा हूँ बाजार के सारे एक्सपर्ट्स शेर व शायरी नहीं, शेर व शायरी तो अलग है, वो तो चलेगी चलेगी। उसके अलावा 8 लोग और कुछ बड़ा स्पेशल करने वाले हैं। आपको वैलेंटाइन के ऑप्शन देंगे। वैलेंटाइन के ऑप्शन, वैसे सुमित जी से ना मेरी बात हो रही थी आज, बहुत पोल के चक्कर में जो हम पोल बनाते हैं तो उन्होंने बोला अगर मैंने 3-4 भेजे आज तो शेर। मैंने कहा आप ट्रेडिंग भी कर रहे हो, शेर तो भेजिएगा शेर। आज फोकस शेर पे ज़्यादा है, लेकिन वैलेंटाइन के ऑप्शन देंगे। रजत मुझे बताया, आपको ऑप्शन की जरूरत नहीं, आपको तो एक भी मिल जाए ठीक है, लेकिन ये हमारे एक्सपर्ट हैं 8, ये आपको वैलेंटाइन के ऑप्शन देंगे। स्टॉक ऑप्शन देंगे? ये नहीं, ये मैंने नहीं कहा। कौन सा ऑप्शन? वैलेंटाइन का ऑप्शन। ठीक तो ये आप जरूर देखिएगा, आप सबको बड़ा मजा आएगा। लेकिन सुबह 8 से 10:30 के बीच में एक और ख़ास तरीके से आपको वैलेंटाइन गिफ्ट मिलने वाला है हमारे एक्सपर्ट की तरफ से, वो भी हम आपको बताएंगे। तो बहुत कुछ इंटरेस्टिंग होने वाला है। दिन भर आपकी भेजे हुए शेर, आपके भेजे हुए कविताएं, वो तो हम आप पढ़ेंगे ही। आप हमारे ट्विटर हैंडल पर जाकर भेज सकते हैं @ZEE Business, या फिर हमारे फेसबुक पेज पर पोस्ट कीजिए जी बिजनेस ऑनलाइन। अपने वैलेंटाइन डे पर अपने अंदर के शार को जगाइए, 4 लाइनें लिखकर भेजिए। चाहे आपको दर्द हो बाजार में या फिर आपने बनाया हो पैसा, जैसा आपका मूड हो, जैसा माहौल हो, वैसा लिखकर भेजिए। हम कल दिन भर आपकी इनको दिखाने वाले हैं। एक और चीज़, कल 3:30 बजे दोपहर में एक बेहद खास शो होने वाला है, वो शो आप मिस मत करिएगा। हल्का सा बता दीजिए, बस हल्का सा। हल्का ही तो बताया। नहीं, हल्का मतलब कि उसमें है कौन? उसमें मैं हूँ, मुख्य किरदार में होंगे आप? मैं हूँ। और आप जिसको देखना चाहें आप बता दीजिएगा। कुछ बेहद खास मेहमान होंगे, बेहद खास शो होगा, आपको मजा आएगा, ये गारंटी है। आप अपने किरदार, देखिए 3:30 बजे तो बाजार बंद हो जाता है, ठीक है? 3:30 से 4 के बीच में बाजार में आप ट्रेड तो करेंगे नहीं। हाँ। आपको मजा आना चाहिए, राइट? आएगा, ये इस बात की गारंटी है। 3:30 से 4 बजे, 3:30 से 4 बजे एक बड़ा स्पेशल शो रहने वाला है। तो कल बहुत कुछ है। कल दिन भर आपको, या तो आपको लॉगिन कीजिएगा, एक बार लॉगिन कर दे तो आप स्क्रीन से हट नहीं पाएंगे फिर। और कल दिन भर आप अपने सारे ये एक्शन देखिएगा भी जरूर। आइए इस बीच नतीजों पर फिर से करते हैं फोकस। कल नेस्ले के नतीजे, उससे पहले एक नतीजा है गुजरात फ्लोरो के, और नतीजा आने के बाद एकदम से स्टॉक में तेजी बनी है। 70 करोड़ से 138 करोड़ का मुनाफा है। मुनाफे में बहुत ज़्यादा बढ़त देखने को मिली है और 970 करोड़ से आय जो है वो 1490 करोड़ पहुंचती हुई नजर आई है। रिजल्ट इंपैक्ट ये कि निचले स्रोत से खरीदारी इसको 3.5% ऊपर ले आई है। तो गुजरात फ्लोरो पे फोकस है, 885 का मौजूदा स्तर। एक बार कुणाल जी देख के बताएं कैसा लग रहा है अभी नतीजों के बाद ये स्टॉक? देखिए, सबसे पहले डिस्क्लोजर रजत, इसमें मेरा निजी निवेश है। गुजरात फ्लोरोकेमिकल्स में मुझे लगता है 895 रुपए पर एक ब्रेकआउट लेवल है। 895 के ऊपर ही नई खरीद करनी चाहिए। जिनके पास पोजीशन है उनको होल्ड करना चाहिए। अगर रिजल्ट के लिए लिया है तो 870 रुपए का स्टॉप लॉस रखें। ऊपर मुझे लगता है कि 895 पार होते ही इस काउंटर में आपको 910 के लेवल्स देखने को मिलेंगे। तो 890 के ऊपर नई खरीद करनी चाहिए और 910 का लक्ष्य होगा। इन स्तरों पर वेट एंड वॉच करें। मार्केट में एकदम से जो कल हुआ वही आज भी हो रहा है। 10,800 के लेवल पे, .10,801 के लेवल पे से निफ्टी जो कामकाज कर रहा है। ऊपरी स्तरों पर देखें तो 10,800 गया, 10,800 के लेवल के नीचे अब आके कामकाज करना शुरू कर दिया। तो कल के 2,000 अभी थोड़ी देर में आपके पास आ रहे हैं, लेकिन मार्केट्स पे ओवरऑल इस समय फिर से सेंटीमेंट थोड़े वीक पड़ते हुए नजर आ रहे हैं। और यही मुद्दा है, मार्केट स्टिक नहीं पाएंगे हायर लेवल पे, ऐसा लग रहा था। और बिल्कुल उसी तर्ज पे समय जो है वो ट्रेडिंग होती हुई नजर आ रही है। जो कल्प्रिट है उसमें ऑब्वियसली यहाँ पर निफ्टी पे सबसे ज़्यादा दबाव OMCs की तरफ से देखने को मिल रहा है। आज यहाँ पर प्रेशर है। आइशर मोटर्स 4.5% टूट गया। आइशर मोटर्स अब 20,175 के जोन पे यहाँ पर कामकाज हो रहा है। बहुत भारी बिकवाली, लगभग 1000 पॉइंट साफ हुए हैं आज आइशर मोटर्स पे। इसके अलावा HPCL, IOC और गेल 1000 रुपये पूरे 950 रुपये तो अभी दिखाई दे रहे हैं आइशर मोटर्स दिन के निचले स्तर। कल जो लोग काफ़ी दुखी होंगे, आज इनकी आत्मा शांत हुई होगी। क्यों निम्पी जी? है ना? हाँ। फंडामेंटल होते हैं। प्राइस एक्शन एक दिन आगे पीछे हो जाए। हाँ। जुबिलेंट में भी हुआ, बाटा में भी हुआ, आइशर में भी हुआ। कम से कम 2000 इसको गिरना है। पिछली बार 2000 बोला तो 5000 गिरा था, और इस बार कम से कम 2000 गिरा। 1000 तो हो गया। अब देखिए कहाँ रुकता है। हमने 19,500 और 19,500 और 19,000 का टारगेट दिया था कल। तो वो टारगेट आ जाएगा 19,500 अभी भी स्कोप है। शायद कल मेरे ख्याल से यही टारगेट था हमारा जब हमने दिया था इसे स्टॉक ऑफ द डे में। वो टारगेट आ जाएंगे, चिंता न करें। आज नहीं तो कल आने पक्के हैं।
और आज एक और 20,000 आज के 20,000 मिलने वाले क्या? हाँ 20,000 20,000 मिलने वाले? हाँ 20,000 आज के 20,000 जैसा एक स्टॉक आने की तैयारी में। तो अभी 2 मिनट दे दीजिए। हाँ 2 मिनट दे दीजिए, मैं वही डेटा ही तैयार कर पर बाजार में एकदम से बहुत बिकवाली होती हुई नजर आ रही है। अब 10,787 का मौजूदा स्तर देखने को मिल रहा है। चलिए इसी बीच जो नेस्ले के जो हम बात कर रहे थे कि रिजल्ट्स आने वाले, फोकस वहां पर भी है और सुमित मेरे सहयोगी मेरे साथ मौजूद है। सुमित फटाफट से बता दीजिए कैसे नतीजे आने वाले हैं इस कंपनी के। शुक्र रजत, जो नेस्ले केस में आय फ्रंट पे करीब 13% की एक बढ़त का अनुमान है। ऑपरेटिंग मुनाफा 15% के आसपास बढ़ने का अनुमान है और मुनाफे फ्रंट पे 9-9.5% की बढ़त रहेगी। 2-3 चीज़ें काफ़ी क्रूशल हैं। पहली चीज़, इनकी जो इनपुट कॉस्ट है वो ईज आउट हुई है, 2-2.5% के आसपास गिरी। इसके अंदर दूध की कीमतें, चीनी की कीमतें या फिर बेसिक रॉ मटेरियल जो उनकी कीमतों में कमी आई थी। हालांकि कंपनी ने नए प्रोडक्ट्स लॉन्च किए थे जिसकी वजह से इनकी मार्केटिंग और एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस जो हैं वो बढ़कर आए हैं। काफ़ी हद तक इनपुट कॉस्ट जो घटी है वो एडवर्टीजमेंट कॉस्ट से सेट ऑफ हो जाएगी, तो मैक्सिमम 0.5% के आसपास का इनको बेनिफिट मिलेगा इनपुट कॉस्ट गिरने का। इसके अलावा जो बाकी चीज़ें हैं उसमें डोमेस्टिक बिजनेस करीब 10 से 11% के आसपास की बढ़त दिखा सकता है। एक्सपोर्ट बिजनेस 7 से 8% के आसपास की बढ़त आएगी। की ग्रोथ ड्राइवर जो इनके इस्तेमाल के नतीजों में रहेंगे वो रहेगी मैगी, एक अच्छे नंबर्स वहाँ से भी आएंगे। प्रीमियम चॉकलेट लॉन्च किया, उससे मार्जिन को थोड़ा रिलीफ रहेगा। एक चीज़ और जो अहम है वो है टैक्स कॉस्ट जो है वो करीब 3% के आसपास बढ़ रही है, जिसकी वजह से मुनाफे में उतनी बढ़त नहीं आएगी जितनी ऑपरेटिंग मुनाफे में आ रही है। तो ओवरऑल ठीक ठाक नंबर कंपनी पोस्ट कर सकती है। वॉल्यूम फ्रंट क्रूशियल है कि बाकी एफएमसीजी कंपनीज ने चौंकाया है। अगर ये भी थोड़े सरप्राइज साइड पे नंबर दे देती है वॉल्यूम फ्रंट पर तो शायद बाजार इसको पॉसिबली लेता हुआ दिखाई पड़ेगा। लेकिन 10% के आसपास 9.5% मुनाफा बढ़ेगा। 462 करोड़ के फिगर हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं। एक बार शर्मिला आप देख के बताएं, इनफैक्ट अगर आप ट्रैक करते हो नेस्ले को, तो एफएमसीजी का मूड इस समय जो सेक्टर का है ना उसमें प्रॉफिट बुकिंग ज़्यादा देखने को मिल रही है। बट अकॉर्डिंग टू मी इट इज़ द वन सेक्टर जिसमें थोड़ी सेफ्टी है लेने के हिसाब से। अच्छा, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे अगर किसी भी चीज़ के आंकड़े अच्छे आ रहे हैं, कंजम्पशन अच्छा है और अगर ये उम्मीद है कि थोड़ा बहुत एक डिस्ट्रप्शन रहेगा मार्केट में बिकॉज ऑफ द अपकमिंग इलेक्शंस एक्सेट्रा, तो आपको ऐसे स्टॉक्स में इन्वेस्टेड रहना चाहिए जिसमें कम से कम देयर इज़ नो डिस्ट्रप्शन एज फार एज कंजम्पशन इज कंसर्न। और मुझे लगता है उसमें एक बहुत ही सेफ स्पेस नेस्ले है। इसमें जो डिस्ट्रप्शन आया था दैट वाज बिकॉज ऑफ द वरी ऑफ पतंजलि ईटिंग इनटू देयर बिजनेस एज वेल एज जो बीच में रिपोर्ट आया था, नेगेटिव रिपोर्ट आया था नेस्ले को। सो नाउ दे आर ओवर दैट एक्चुअली इन टर्म्स ऑफ मैगी का जो रिपोर्ट आया था, दे आर ओवर ऑल दोज हर्डल्स। तो मेरे हिसाब से यहाँ से शायद बहुत ज़्यादा अपसाइड नहीं हो, बट दीज आर द सेफ स्टॉक्स टू बी इन्वेस्टेड इन। चलिए, लेकिन जो हम आपको बोल रहे थे कि कल के 2000 आने की तैयारी में है, 2000 नहीं आज तो 20,000 की बात होगी। अनिल जी आज बताने वाले हैं एक ऐसा स्टॉक जहां पर जोरदार कमाई हो सकती है। पहले बिगुल तो पहले तो सुमित और शर्मिला जी दोनों का शुक्रिया नेस्ले की बात करने के लिए। वहीं से मुझे याद आया कि अरे मुझे तो पता था ना नेस्ले के रिजल्ट कैसे आने वाले, नहीं तो मैं भूल गया था एक्चुअली। अच्छा, नेस्ले 10,575 ये फ्यूचर का लेवल है। 10,550, 10,575 दमदार तरीके से शॉर्ट करने की राय है। ओके, सबसे बढ़िया बात है कि रिजल्ट अच्छे आने की उम्मीद है और यही मेरे को पसंद आ रहा है कि जब अच्छे रिजल्ट की उम्मीद और रिजल्ट खराब आए तब तो मज़ा लगे। तो बिल्कुल ठीक उसी तरह से मुझे लगता है कि इसके रिजल्ट उसी तरह के डिजास्टर होंगे जो ब्रिटानिया के हुए। और ब्रिटानिया के रिजल्ट में मुझे नहीं पता रिजल्ट आपको याद है या नहीं, लेकिन डिम्पी को तो अच्छे से याद है। वॉल्यूम ग्रोथ ठीक नहीं थी कि हमने पहले कहा था कि रिजल्ट बहुत खराब आएगी। 7% से नीचे की वॉल्यूम ग्रोथ थी। बिल्कुल 7% की वॉल्यूम ग्रोथ थी, 10% की आनी चाहिए थी, 7%। और हमने कहा ये वॉल्यूम ग्रोथ में लेके मर जाएगा। नेस्ले के केस में दूसरी बात है, मार्जिन से जाएगा। नहीं, ब्रिटानिया का कल भी बयान आया, उन्होंने कहा कि पोस्ट दिवाली हमारी सबसे वीक ये वॉल्यूम ग्रोथ है और आगे भी ये बरकरार रहने वाली है। अभी आपके पास तो कंप्यूटर है नहीं, 20,000 बनाने के लिए कितना गिरना पड़ता है नेस्ले को, ये बताइए जरा। हाँ, लॉट साइज निकालिए तो फिर उस हिसाब से टारगेट दिया जाए। तो कुल मिलाकर नेस्ले ये आज और कल के 2000, अब जीरो की तो जगह है नहीं और नहीं पिंक कलर का कोई नोट 20,000 का है, तो 2000 से आपको काम चलाना पड़ेगा। लेकिन देखिए फिर वही बात है, मैं एक आपको कहूँगा कि रिजल्ट को लेकर हम काफ़ी कॉन्फिडेंट, लेकिन रिजल्ट होते हैं तो या तो आप कोई पुट ऑप्शन खरीद लें या फिर शॉर्ट करके रखें। लेकिन यहाँ से मुझे लगता है कि नेस्ले में एक बहुत ही बढ़िया कमजोरी के लिए ये स्टॉक तैयार हो रहा है। स्टॉप लॉस और टारगेट ये कहाँ रखने चाहिए, मैं एक मिनट मैं बंसल जी को पूछूंगा। बंसल जी सबसे सही एक्सपर्ट माने जाएंगे इसके लिए, क्योंकि 50 का लॉट साइज है इसका, 50 का लॉट साइज है। तो एक मिनट बंसल जी, पिछली बार ब्रिटानिया में आपने मेरा साथ दिया था, नेस्ले में भी देंगे?
अनिल जी मैं तो आपको फॉलो कर रहा हूँ। अनिल जी आपने एफएमसीजी की मंदी बड़े लेवल पे पकड़ी थी और आज अनिल जी नेस्ले में वो पैटर्न बना है जो कल ब्रिटानिया में था। इसने एक लेवल को तोड़ा है, 10,700 के एक लेवल को तोड़ा है और टेक्निकली अनिल जी ये स्टॉक नीचे में 10,320 तक गिरने का पोटेंशियल रखता है और जिस तरीके की यहाँ लिक्विडिटी है सबसे छोटा स्टॉप लॉस 10,690 का बैठता है। 10,690 ठीक है, यानी कि 10,790 और नीचे में मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ, नेस्ले में जिस तरह से पोजीशंस बनी 13% ओपन इंटरेस्ट बढ़ा हुआ है और जिस तरह का प्राइस मूवमेंट, जरा इंट्राडे वाला चार्ट बताइए नेस्ले का, ये खाली ख़राब रिजल्ट नहीं है। मुझे ऐसा लग रहा है कि ये स्टॉक जिस तरह से कमज़ोर हो रहा है, ऐसा लग रहा है कि रिजल्ट के साथ या तो कमेंट्री भी ख़राब हो या कुछ न कुछ ऐसी चीज़ और रिजल्ट में ख़राब हो सकती है जो आपको मुझे पता नहीं है। तो उस हिसाब से मुझे लगता है कि अगर वैसा कुछ मामला है, फिर ये अगर 4 डिजिट में आ जाए 5 से तो बड़ी बात नहीं। चार्ट पे 4 डिजिट जैसा कुछ दिखता है नहीं, इतना नहीं, पर 10,200 के पहले टारगेट 10,200 के टारगेट देखने को मिले, वो अच्छा सपोर्ट है। वो टूटेंगे तो फिर नीचे के सपोर्ट्स खुलते नजर आ जाएंगे। तो पहले 10,200 पे सेटिस्फाई रहना चाहिए और जो आपकी कैलकुलेशन है वो करीबन 20,000 रुपए मिल जाते हैं। 20,000 कम, मतलब थोड़े कम रह जाते हैं वैसे। 400 पॉइंट चाहिए 20,000 जाने का। हाँ तो 400 तो ठीक है। अच्छा 10,200 यानी 60 रुपए कम पड़ जाते हैं। 50। अच्छा ठीक है, थोड़ा कम बना लीजिए कहीं और एडजस्ट कर ले। नहीं, लेकिन जिनको 2,000 बनाना है वो 2,000 के हिसाब से करें। और वैसे नतीजे तो मेरे ख्याल से कल बाजार खुलने के बाद ही आएंगे। नेस्ले के रिजल्ट तो मार्केट के पहले तो आते नहीं, लेकिन ये एक परफेक्ट शॉट नज़र आता है जिस पर आप फोकस करिएगा। पहली बात एक, खरीदना तो बिल्कुल भी नहीं है, ये चीज़ ध्यान में रख लीजिए। रिजल्ट के बाद देखेंगे क्या है। और अभी तक तो ऐसा कोई एक भी एफएमसीजी स्टॉक का ऐसा रिजल्ट नहीं आया, एक आध को छोड़ दे, जिसको रिजल्ट के बाद स्टॉक बढ़ा हो, चाहे वो आईटीसी हो, चाहे लीवर हो, चाहे नेस्ले हो। नेस्ले तो खराब आएगा, नेस्ले के पहले चाहे ब्रिटानिया हो। एक 10,200 का टारगेट रख लें फिर करके 100% 10,200 का टारगेट लेकर कॉन्फिडेंस लेवल, कंफर्ट लेवल वही है जो ब्रिटानिया में था। और 10,690 का लगा लीजिए एक स्टॉप। हाँ 10,700 कर लीजिए, 10,700 का स्टॉप लॉस और 10 और ज़्यादा से 200 का एक टारगेट 10,800 का कर लें। बिल्कुल हाँ ठीक है, परफेक्ट है। चलिए तो शॉर्ट करना है नतीजों से पहले यहाँ पर नेस्ले को 10,700 का एक स्टॉप लॉस रखिए और 10,200 तक के टारगेट्स हो सकता है कि पोस्ट रिजल्ट्स या फिर नतीजों से पहले नेस्ले पे आते हुए नजर आए। नतीजे उतने स्ट्रॉन्ग नहीं रहेंगे ऐसी एक्सपेक्टेशन है। चलिए लेकिन मार्केट पे बिकवाली जो है वो और हावी होती हुई नजर आई है। आज 10,784 मौजूदा सर निफ्टी का। निफ्टी बैंक 10,800 तो बहुत पहले चला गया अभी, लेकिन निफ्टी बैंक 150 पॉइंट साफ हो गया और निफ्टी बैंक अब 26,900 के लेवल के नीचे ट्रेड कर रहा है। दिक्कत यहाँ से बनती शुरू हुई और कल भी निफ्टी बैंक पे डैमेज था, आज भी निफ्टी बैंक पे डैमेज है। एकदम कल की पिक्चर वापस से ऐसा लग रहा है रिलीज हुई है, सेम की सेम है ना। वो टाइमिंग भी वही है, बिल्कुल 3 से 6 वाला शो है तो 3 बजे एग्जैक्टली उसी तरह का माहौल बना है। तो तेज बिकवाली मैं बोलो ना, वही जो सुबह मैं और डिम्पी बातचीत कर रहे थे कि कोई तो है एग्रेसिव सेलर जिसको कुछ बेचना है। ये लेने का मार्केट नहीं है, बेचने का मार्केट है। देख लीजिए 5% आज आई शेयर। कल सबके स्टॉप लॉस ट्रिगर हुए ना, सबके हुए, फिर भी नुकसान में कौन है? जिसने तेजी की है। मंदी करने वाला अभी भी नुकसान में नहीं है। तो आप देख लीजिए हर एक स्टॉक में वही वाला सीन है। लेकिन ये मंदी के पीछे एक और वजह ये भी है, और वो है वायदा कारोबार में मार्जिन्स में बदलाव। डिम्पी कुछ इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन लेके आए हैं कि क्या कुछ हो रहा है जिससे बाजार में दबाव बनता दिख रहा है। डिम्पी बताइए। अब मेरे को ये समझ में आ रहा है कि मैं अच्छी खबर मानूं कि बुरी खबर मानूं। अच्छी खबर तो वैसे इस लिहाज से कि आपको लॉस से बचा देगी, क्योंकि सेबी का ये मानना है कि एफ&ओ के अंदर जो मार्जिन्स हैं वो बढ़ा दिए जाने चाहिए। हो सकता है 1-2 दिन में आपको कुछ सर्कुलर भी आता हो, इसके बारे में दिख जाए। सेबी ये चाहता है एक तो ऑप्शंस के को भी कैप किया जाए। 2 अहम खबरें हैं। पहली खबर में पहला आपको मार्जिन्स की बात है। 3 तरह के मार्जिन होते हैं। स्पैन मार्जिन जिसको हम अपफ्रंट मार्जिन कहते हैं, एक्सपोजर मार्जिन जो कि अभी सेबी ने इंट्रोड्यूस किया है, और नया है एक्सट्रीम लॉस मार्जिन। ये इतना बढ़ सकता है कि आपकी टोटल कॉस्ट है जो मार्जिन की, यानी जो पैसा रख के आप कोई शेयर वायदा का लेते हैं वो कम से कम 20% और महंगा हो जाएगा, यानी कि 20% उसकी कॉस्ट बढ़ जाएगी। वैसे तो एक्सट्रीम मार्जिन तक तो ये भी होता है कि बार 100% भी आपको मार्जिन देना पड़ जाता है, यानी कि जितने का माल है उतने ही आप पैसे जमा कराइए तभी आपको वायदा का लॉट मिलेगा। नहीं तो फैसिलिटी जो होती है कि पैसा कम दे के आप बड़ा माल ले लेते हैं वो नहीं मिलेगा। तो ये जो भी मार्जिन अभी चल रहे हैं प्रिवेलिंग, वो उसमें 20% बढ़ सकते हैं। जैसे चुनावों में
सेंसिटिव यानी कि संवेदनशील पॉकेट्स होती हैं, ऐसी कम से कम 174 वादा के शेयरों में से कम 20 से 30 संवेदनशील शेयर हैं जिनके मार्जिन्स को बढ़ा सकते हैं सेबी। एक तो ये बात। दूसरा, ऑप्शंस को लेकर भी सेबी कैप करना चाहता है। सेबी का मन ये है कि जो ऑप्शन आप स्ट्राइक पे खड़े हैं यानी कि एट द मनी खड़े हैं, उसके ऊपर की और उसके नीचे की जो डीप आउट ऑफ द मनी कॉल पुट्स हैं उसको कैप कर दिया जाए, ताकि उसका फायदा स्पेकुलेशन में ना हो। जो करना आप उसी कॉल पुट में कीजिए जो उसके नियर बाय की है, नहीं तो ऊपर की कॉल और नीचे की कॉल पुट के अंदर हैवी पोजीशंस बनाने के बाद शेयर को ड्रैग करवा दिया जाता है। तो इसलिए ऑप्शंस को भी कैप करने की सेबी की मंशा है। इन दोनों में अगर ये कर देते हैं तो फिर वादा बाजार के अंदर आप समझिए कि आपका काम थोड़ा और महंगा और पेचीदा भी हो जाएगा। तो ये है इस वक्त साफ तौर पर आपके लिए राय। वायदा कारोबार में मार्जिन्स के नियम होंगे सख्त, और ऐसे में इंट्राडे में ऑप्शन स्ट्राइक्स को कैप करने की भी योजना सेबी बना रहा है। आइए फटाफट बैन से बेनिफिट जान लेते हैं और देख लेते हैं कौन से स्टॉक से जो बैन में निकलने के लिए तैयार है या अंदर घुसने को तैयार है। देवांशी हमारे साथ है, बैन से बेनिफिट। बताइए देवांशी। बिल्कुल, आज लगभग 6 काउंटर्स हैं जो यहाँ पे बैन में ऑलरेडी हैं। अब इसमें से बहुत ही कम काउंटर्स हैं जो आज बैन से बाहर निकल सकते हैं। DHFL काफ़ी बॉर्डर पर है, 80% का यहाँ पे मार्केट वाइड पोजीशन है, तो वो शायद यहाँ से बाहर निकल सकता है। और इसके अलावा IDBI ये भी एक स्टॉक है जहाँ पे लगभग 84% के करीब यहाँ पे पोजीशंस बनी है, तो 80% के नीचे आती है तो शायद ये स्टॉक है जो निकल सकता है। लेकिन 3 और स्टॉक हैं जो यहाँ पे बैन में आ सकते हैं, जिसमें से जेन इरिगेशन और रिलायंस इंफ्रा कन्फर्म है क्योंकि 95% के ऊपर ही मार्केट वाइड पोजीशन है, और PC ज्वेलर करीब 93% के आसपास है, तो ये भी जाने के आसपास ये काफ़ी बॉर्डर पर है। बहुत बड़ी सूची हो गई। अब जो नए एंट्रेंट्स हैं उसमें जेन इरिगेशन की बहुत स्ट्रॉन्ग प्रोबेबिलिटी लग रही है आज के डेटा के हिसाब से। 103% जेन इरिगेशन, और साथ ही साथ रिलायंस इंफ्रा यहाँ पर बॉर्डर पे ही है 95% के आसपास। जो निकल सकता है उसमें नाम प्रोमिनेंटली है DHFL का, दीवान हाउसिंग, जो 80% के नीचे अब कहीं ना कहीं स्लिप होता हुआ नजर आ रहा है, तो एग्जिट दीवान बाहर निकलेगा। हाँ, और आएगा जेन इरिगेशन, ऐसा लग रहा है। बिल्कुल। इस बीच जेट एयरवेज को लेकर भी खबर आई कि कुछ इमरजेंसी लोन मिल सकता है। कल रिजल्ट भी आने, रिजल्ट आने वाले, रिजल्ट के पहले इमरजेंसी लोन मिल रहा है, तो कम से कम रिजल्ट तो टाइम से आ ही जाएंगे। चलिए, एक अच्छी बात है, लेकिन स्टॉक में दम नहीं है। इमरजेंसी लोन की खबर के बाद भी ढीला ही है। लेकिन एक चार्ट कॉर्नर का बिगुल बजाना जरूरी है। आखिरी मिनट है, कुणाल जी, राकेश जी हैं तैयार। बताइए सर। जी देखिए, सारे ऑटो काउंटर्स में बिकवाली हो रही है और मुझे लगता है कि अब इस क्रम में मारुति में भी बिकवाली देखने को मिल रही है। मारुति ने एक मेजर सपोर्ट को इंट्राडे चार्ट्स पर ब्रीच किया है और बंदी के समय ब्रीच किया है, तो मुझे लगता है कि 6800 और बाद में 6700 के लेवल्स मारुति में देखने को मिल सकते हैं। तो इन स्तरों पर मारुति पर शॉर्ट की राय है। ओवर टू राकेश। देखिए अनिल जी, एक तो निफ्टी का जो ब्रेकआउट हुआ था 10,900 के ऊपर, अब 10,800 के नीचे निकल गया है, तो टेक्निकली कोई होप बची नहीं है कि निफ्टी अब अप ट्रेंड के अंदर है। और अब 10,900 एक स्ट्रॉन्ग हर्डल है। मारुति ने एक स्ट्रॉन्ग रिवर्सल दिखाया है और मारुति में एक बड़ी गिरावट देखने को मिल सकती है, और मुझे लगता है ये गिरावट कल में ही देखने को मिलेगी। मारुति में 7120 का एक स्टॉप लॉस लगा के बिकवाली की राय है। 6950 का पहला टारगेट है, 6850 का दूसरा टारगेट है। और दूसरा अनिल जी इंपॉर्टेंट चीज, रिलायंस इंडस्ट्रीज ने भी एक ब्रेकडाउन दिखाया है और इंडेक्स ऑलरेडी डाउन है, तो मुझे लगता है अब इंडेक्स में ब्रेक लग चुका है और ये जो लाली छाई हुई है मार्केट के अंदर, ये कल शायद डीपन हो। लाली छाई हुई डीपन हो और रिलायंस इंडस्ट्री खराब लगने लगा है, फिर तो थोड़ी चिंता की बात है। मारुति सुजुकी, रिलायंस इंडस्ट्रीज हैवी वेट्स टूटने। मारुति ठीक है, ऑटो तो खराब ही, ऑटो तो कुछ लेना ही नहीं है। न तो आइटिशर लेना है, न मारुति लेना, न अशोक लेना है, कुछ नहीं लेना है। ऑटो तो इस साल का सेक्टर, मतलब ये तो सुधरेगा तो रिजल्ट के इलेक्शन के बाद ही सुधरेगा। इलेक्शन के पहले तो कोई चांस ही नहीं। देख लीजिए, कल 200-250 बढ़ा था आइशर मोटर, आज 1000 निकल गया है। जाएगा तो ऐसे जाएगा। ये जो फंडामेंटल एनालिसिस, जो महंगे शेयर है ना, वो ऐसा मत खरीदिए कूद कूद कर। सब मिलते हैं, कहीं नहीं है। सब भाव से आराम से शांति से लीजिएगा, फिर जल्दबाजी ना करें, ज़्यादा बेहतर। चलिए, लेकिन फटाफट से रिकैप देख लेते हैं मार्केट पे आज हुआ क्या, क्योंकि अब कुछ ही मिनटों में मार्केट क्लोजिंग होने वाली है और उसमें आज जो निफ्टी पे सबसे ज़्यादा दबाव डाल रहा है, बाजार खुद 53 अंकों के आसपास की गिरावट झेल रहा है निफ्टी, और 10,800 के लेवल के नीचे ट्रेड कर रहा है। आइशर मोटर्स निफ्टी का सबसे ज़्यादा टूटने वाला स्टॉक, 4.5% ये टूट गया। इसके अलावा OMCs का तो दिन ही नहीं था आज के सत्र में। एक स्टॉक HPCL राय लेना चाहता हूँ कुणाल जी से बंद होने के पहले। अदानी पावर 9% ऊपर है। वैसे तो अदानी ग्रुप के शेयर आज पोर्ट भी भागा है। बैन में तो नहीं है ना अदानी पावर? एक मिनट, अभी आजकल तो मेरे ख्याल से बैन में है नहीं।
अदानी पावर पे क्या राय रखते हैं आप, कुणाल जी जरा बताइए मुझे। अरे जी देखिए, एक पुल बैक आना चाहिए और पुल बैक में हो सकता है कि एक बार 39 के लेवल्स पे आ जाएं, लेकिन मेरी खरीदारी की राय नहीं है। स्ट्रक्चर अभी भी कमज़ोर है और सारे इस तरह के काउंटर्स जो कि हाई बीटा हैं उनमें कभी भी बड़ी गिरावट आ सकती है। तो 39 का लेवल जो है ये इसके लिए एक टारगेट है। जिनके पास पोजीशन है आज, जिन्होंने लिया है, एक स्टॉप लॉस 36 रुपए पर रखें और 39 के टारगेट से होल्ड करें, नई खरीदारी की राय नहीं। ओके, और इस बीच 502 रुपये का टारगेट बार बार जो कुणाल जी कह रहे थे ना, रजत जी आप भुलाने की कोशिश कर रहे थे, 495 कर रहे थे वोल्टास, वो हिट हो चुका है अभी का अभी। जरा लगाइए, सी लगाइए, 502 रुपये का वोल्टास का शॉर्ट कॉल का टारगेट कुणाल, ये नहीं फ्यूचर बताइए, कैश में ऊपर है, फ्यूचर में नीचे, अभी भी 503 रुपये चल रहा है फ्यूचर में। वोल्टास जो 502 का टारगेट दिया था वो हिट हो, कुणाल जी हिट हो चुका है ना। अरे जी देखिए, इसीलिए मुझे पूरा संदेह था कि आज ये टारगेट हिट हो जाएगा और फिर बोलने के लिए मैंने इसीलिए रजत को हाईलाइट किया था। बिल्कुल, तो सील लगा लीजिए, 502 का टारगेट इस माफ़ कीजिएगा इस वक्त आता हुआ आपके लिए वोल्टास पर कुणाल जी की तरफ से बहुत ही बेहतरीन कॉल। चलिए, तो यहाँ पर एक टारगेट तो लग गया, लेकिन 495 का लक्ष्य अब अभी भी एक हो गया, तो दूसरा के लिए तो आगे बढ़ ही सकते हैं। 495 का टारगेट अभी और बचा हुआ है, लेकिन जो निफ्टी पे दबाव था वो तो मैं बता चुका हूँ, ओएमसीज की तरफ से था। जो तेजी बनी उसमें अदानी पोर्ट, अभी अदानी पार की बात हो रही थी, लेकिन निफ्टी पे सबसे ज्यादा बढ़ने वाला स्टॉक है अदानी पोर्ट। इसमें आज 4.5% के रिटर्न आए। इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस ने सरप्राइज किया, आज 3.5% ये तेज हुआ। और यूपीएल, टाटा मोटर्स यहाँ पर 2% से ज्यादा की कमाई होती हुई नजर आई। तो ये इंडेक्स में एक HDFC और है जो गिरते बाजार में आज 1% ऊपर, बिल्कुल रिवर्स गियर में था। कल की बिकवाली आज निचले स्टोर से खरीदारी देखने को मिली थी। और आईटी में विप्रो, HCL टेक महिंद्रा जैसे स्टॉक्स में मूव पॉजिटिव बनता हुआ नजर आया। वायदा कारोबार से जुड़ी जो कंपनी है जहां पर बहुत ज्यादा बिकवाली देखने को मिली, और सीजी पार रिजल्ट्स बहुत खराब, उसका असर देखने को मिला। और साथ साथ जैन इरिगेशन, कॉनकॉर, NBCC जैसे जो स्टॉक्स हैं यहां पर आज के सत्र में दबाव ज्यादा देखने को मिला। तेजी वाले स्टॉक्स हैं अदानी पार, इसके अलावा इंडियन बैंक और बाटा, जो कि आज जी बिजनेस में आपको शुरुआती सत्र में बता दिया गया। तो ये है आपके लिए आए, और बस बाजार है बंद होने की कगार पर, और हम चाहते भी हैं कि जल्दी से बंद हो जाए। आज 3:30 अगर 3:15 ही हो जाती तो और बेहतर था, लेकिन नहीं, 3:30 पर ही होती है। 10,800 के नीचे की क्लोजिंग खराब है। 26,800 के बेहद करीब जाकर बैंक निफ्टी बंद हो रहा है, कल ही की तरह खराब है। दोनों ही बेहद खराब है। यहाँ पर आपको सावधानी रखनी है, तेज़ी नहीं करनी है, ये बात तय है बिल्कुल। और हम लगातार ये कह रहे हैं कि खरीदना नहीं है, बेचना ही है, ये सावधानी रखिए। तो ये है आज की क्लोजिंग, जो और टेक्निकल लेवल कल के लिए ट्रेंड को न्यूट्रल नेगेटिव कर देगी। आई शेयर 5% नीचे, 4% नीचे, IOC, HP, BP सब खराब। SBI, SBI, आशु जी खुश तो बहुत होंगे मदान साहब, SBI 3% नीचे है आज। चलिए, तो ये कमजोरी का आलम है। मेरी शायरी का भी असर नहीं पड़ा, आप थोड़ी एक शायरी कर दीजिए थोड़ा। एक अच्छी शायरी सुना दूं मैं आपको। हाँ सुनाइए सुनाइए, जिससे कि इरशाद, हाँ, जिससे कि थोड़ा वाह वाह वाह। एक शायरी तो आपने सुनी कि मुद्दई लाख बुरा चाहे क्या होता है, वही होता है जो मंजूर खुदा होता है, राइट। तो अब ओरिजिनल नहीं बना सकते तो इंस्पायर भी हो सकते हैं। हमारे दर्शकों के लिए भी मौका है कि भाई मंदड़िया। अच्छा, ये कुणाल जी, ये शायरी आपको भी समर्पित है, और ये आज ही आप इसका आनंद ले लीजिए, क्योंकि कल सुबह तो शो में हमारे साथ आशु मदान साहब भी हैं 8 बजे, फिर ये शायरी काम की नहीं रहेगी। मंदड़िया लाख बुरा चाहे तो क्या होता है, मंदड़िया लाख बुरा चाहे तो क्या होता है, वही होता है जो मंजूर तेजड़िया होता है। तो अल्टीमेटली तो वही होता है जो मंजूर तेजड़िया होता है, क्योंकि अल्टीमेटली तो इंसान हो या निफ्टी, अंत में जाना ऊपर ही है। अंत में जाना होगा, चाहे इंसान हो चाहे नहीं। बस यही कि निफ्टी जाने के पहले इंसान न चला जाए। बस आप अपने आप को संभालिए। निफ्टी तो ऊपर जाएगा ही जाएगा, आज नहीं तो कल जाएगा, कल नहीं तो अगले साल जाएगा, अगले साल नहीं तो 3 साल बाद जाएगा, 5 साल बाद जाएगा, पक्का जाएगा। आप 5 साल टिके रहे बस। निफ्टी तो ऊपर जाते हुए देख पाए। हाँ, बस वो ऊपर जाते हुए निफ्टी को देखे, नहीं कि ऊपर से निफ्टी को देखे। तो ये ध्यान रखना जरूरी है। चलिए, तो ये है आशु जी को समर्पित। चूंकि आज है नहीं तो हमने सोचा कि आज इसे दाग ही दिया जाए। कल जी बिजनेस के तमाम दर्शकों के लिए मौका है एक बार फिर से जी बिजनेस की टीवी स्क्रीन पर दिखने का, अपने हुनर, अपनी कलाकारी, अपने अंदर के कवि और शायर को जगाने का। लिखिए कुछ बेहतरीन पंक्तियां या फिर शेयर और भेज दीजिए, चाहे वो डेडिकेटेड हो, सेंसेक्स, निफ्टी, मार्केट, स्टॉक अपने पोर्टफोलियो पर, अच्छे हो या खराब, दिल लगाओ हो या बेवफाई हुई हो बाजार से, ज़रूर अपने राज हमारे साथ शेयर कीजिए। हम आपको दिखाएंगे आपके फ़ोटो, नाम के साथ और आपकी शेर और शायरी के साथ। भेजने का तरीके 2 हैं। आप हमें हमारे फेसबुक पेज पर भेज सकते हैं जी बिजनेस ऑनलाइन, या फिर हमारे ट्विटर हैंडल पर @जी-business। लेकिन हाँ, हैशटैग ज़रूर लगाइए, लव यू जी बिजनेस, ये हैशटैग है। तो
वैलेंटाइन डे मनाने का सबसे बेहतरीन मौका आपके अपनों के साथ, और वही हम कर रहे हैं, आपके साथ मनाने जा रहे हैं। तो कल आपके लिए मौका होगा। कल दूसरा एक और मौका 8 से 10:30 के बीच में सुबह, ये मिस नहीं करना है, क्योंकि 8 खास मेहमान होंगे हमारे साथ जो बेहद खास अंदाज में आपके लिए कुछ लेकर आएंगे वैलेंटाइन गिफ्ट, और साथ ही आपको वैलेंटाइन के ऑप्शंस भी देंगे।